फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि क्या करते हैं यूनिट वन के लिए हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे करना है ना। और आपके नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं, राइट। तो 26 मान के चलिए कि 26, 25 या 24 इसी में आपके जुलाई में एग्जाम होने वाला है। तो हमारे पास अगर टोटल देखा जाए तो अप्रॉक्स हम लोग मान के चल सकते हैं कि 50 डेज 50 डेज हमारे पास है। 50 डेज में पूरा कंप्लीट करना है यूनिट वन को, रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा जहाँ तक यहाँ कंप्लीट हुआ है। और आपके यूनिट फोर, आप ऑब्वियसली स्टार्ट से हो तो स्टार्ट में भी आपको यूनिट फोर को कंप्लीट करना है। अगर उस हिसाब से देखें तो मैक्स जो है आपके 20 डेज आपके चलेंगे लीनियर अलजेब्रा 20 या 23 डेज जैसा भी हो। पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर हम लोग थ्योरी देख लें, जैसे कि आप में से बहुत किसी ने कहा था कि थोड़ा अगर थ्योरी देख लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा क्वेश्चंस को डील करने में और समझने में। तो अब वन बाय वन करके तो हम यहाँ पे थ्योरी को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वन बाय वन में तो खैर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम प्रयास 1.0 में पढ़ा चुके हैं, इसके लीनियर अलजेब्रा पूरा कंप्लीट है। आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आई थिंक क्रैश कोर्स में मिला होगा। और उनके रियल एनालिसिस के 47 लेक्चर, यानी कि 60% पोर्शन रियल एनालिसिस का भी वो कंप्लीट है, ठीक है। जिसमें कि सिर्फ यूनिट वन में जितना हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें आपके अप्रॉक्स अप्रॉक्स जो है 100 मार्क्स का आराम से आ जाएगा। सिर्फ यूनिट वन की बात कर रहे हैं, यूनिट फोर में तो आपके हैं ही, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ओके, कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ट्राई करते हैं जी। टोटल आपके जो लेक्चर्स हमने लिया कंप्लीट किए थे लीनियर अलजेब्रा में, 60 लेक्चर्स थे आपके। कितने लेक्चर्स थे? 60, ठीक है ना। तो पहले 60 लेक्चर्स को हम लोग ट्राई करेंगे पर डे 10 लेक्चर्स लेके। 10 लेक्चर्स लेके 6 दिन में हम इसे फटाक से थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। और एक दो पोर्शन मेरा छूट गया था, उस वक्त नहीं पढ़ाया था, वो हम लास्ट में पढ़ा देंगे, तो उसमें कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ हम हर दिन के क्लास में जो नोट से रिलेटेड है तो क्वेश्चंस को भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि कल से एडिशनल होगा। आज पहले हम देखना चाहते हैं कि कितना लेक्चर्स रिवीजन होता है। कम से कम 10 लेक्चर रिवीजन होना चाहिए, आज की क्लास में ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इस तरह कंफर्टेबल रहते हैं तो हम लोग इस तरह से फटाक से कर लेंगे। फिर 2015 से स्टार्ट करेंगे हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करना, ठीक है। या अगर आप बोलोगे यूनिट वाइज तो हम लोग यूनिट वाइज देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मैट्रिसेस का कंप्लीट करेंगे पूरा सिलेबस को यहाँ पे, जो कि अप्रोक्स आपके 3 दिन लगेंगे। उसके बाद मैट्रिसेस के चाहेंगे तो हम लोग पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। फिर आगे लिनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, बाकी सबके हम लोग करेंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे 20 डेज के अंदर ही कंप्लीट हो जाए। रेस्ट ऑफ द डेज जो है आपके, फिर हम लोग 20 से लेकर 25 डेज तक हम लोग क्या करेंगे, आपके री एनालिसिस को कंप्लीट कर देंगे अच्छे से। क्लासेस हम ट्राई करेंगे आपके 15 जुलाई तक अच्छे से हम कवर अप कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि फिर दोबारा से आप लोग थोड़ा सा देख पाओगे और टेस्ट वगैरह है जो वो कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है, कुछ भी पूछ सकते हैं क्लास से रिलेटेड, या जो भी आपको लगता हो कुछ डाउट वगैरह, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिकली जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक बार जो क्लास में हम करवाए थे उसी को रिवीजन करते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को देखते जाएंगे, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम से रिलेटेड, हम उसे स्किप भी करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेक्चर वन से हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस और टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जो कि बेसिक 11th 12th में हम लोग का रहता है। सिलेबस इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को थोड़ा सा जान लेंगे। जैसे लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है तो पहले हम लोग मैट्रिसेस वाले पोर्शन पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे है। इस वाले को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसको करने वाले हैं। फिर वेक्टर स्पेस, ये वाले लीनियर अलजेब्रा हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा, चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ बेसिस, ये हो जाएंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जॉर्डन फॉर्म्स वगैरह, फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस करेंगे। और आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर भी आपके मैट्रिसेस के बाद ही करने वाले हैं, ठीक है। ओके, आपको ये कुछ ऑलरेडी हम पहले भी थोड़ा सा दिखा चुके थे। हाँ, एक चीज और नोट कीजिएगा कि क्लास का रिकॉर्डिंग होगा और नोट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जस्ट रिवीजन हम लोग क्विकली करेंगे। इसका नोट्स हम यहीं पे आपको समझा देंगे, तो रिकॉर्डेड ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलग से नोट्स अभी बन नहीं पाएगा। जैसे हम लोग पीवाई को डिस्कशन करेंगे फिर उसके नोट्स बनेंगे तो आपको सेंड होंगे ग्रुप में, ठीक है ना। ये चीजें हैं,
ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस किए थे पहले भी कि आपके कितने से कितने मार्क्स के अप्रोक्स पूछते हैं। अगर आप इस बार 2024 के भी देखोगे तो उसमें लिनियर एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन इजी था एज कंपेयर लिनियर अलजेब्रा। लिनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हाँ वो आपके थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए थे, लेकिन उसने फिर क्या किया, रियल एनालिसिस का पोर्शन को इजी कर दिया। ठीक है, तो समटाइम्स ये थोड़ा टफ तो ये इजी, समटाइम्स रियल एनालिसिस टफ दे देते हैं तो लिनियर अलजेब्रा इजी। ओवरऑल आपको वहां पे अच्छे क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, ये चीजें। मैट्रिक्स क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग को सबको पता है कि एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरह से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, चीजों को अरेंजमेंट करने के लिए इस फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं चलते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस किए थे कि हाउ मेनी मैट्रिसेस पॉसिबल होगा अगर हम लोग 2 एंट्री लेते हैं, 2 ऑर्डर का, अगर हम लोग 3 एंट्री लेते हैं, 4 एंट्रीज लेते हैं, 5 एंट्रीज लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब पूछना बंद कर चुका है, मतलब लास्ट के 5 इयर्स में तो नहीं देखा गया है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहाँ पे आएंगे, एक सेकेंड, ओके, आपके जो सेक्शन ए वाले पोर्शन में उसमें अब ऐसा क्वेश्चंस पूछने लग गया कि सेक्शन ए वाला जो पोर्शन रहता है जनरल एप्लीट्यूड वाला, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस अब पूछते हैं एज ए रीजनिंग पर्पज से। ठीक है, लेकिन पहले ये आपके मैथमेटिक्स के प्योर पोर्शन में, मतलब नेट के प्योर पोर्शन पूछा जाता है, अब नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी सॉरी इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी आराम से कर सकते हैं कि अच्छा अरेंजमेंट ही तो करना है, 2 एलिमेंट है, 2 ऑर्डर का है, तो पहले ये 2 बाय 2 के ऑर्डर को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए, फिर उसके बाद हम लोग कार्डिनलिटी का यूज करते हुए आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, हाँ, कार्डिनलिटी नेम यूजुअली यूज हो जाता है, हाँ बिल्कुल होता है प्रखर, क्योंकि कार्डिनलिटी का कहने का मतलब ही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनलिटी किसका, अगर कार्डिनलिटी किसी सेट का तो हम लोग इस तरह से मॉड जैसा लिखते हैं। इसका बेसिकली मतलब ही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ठीक है, सेट में कितना एलिमेंट्स है, तो कार्डिनलिटी वर्ड जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है और वो यूजुअली आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे और नोट्स में भी मेरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो कार्डिनलिटी यूज होता है, व्हाट वो नेम यूज होता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें कि 2 एंट्री रहा और 2 बाय 2 ऑर्डर, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कितने प्लेसेस है और से कितने प्लेसेस को फिल करना है, उसके लिए एंट्री कितना है। तो आपको 4 प्लेस दिया हुआ है और एंट्री आपको फिल करना है 2 एंट्री, 1 और -1। तो सिंपल सी बात हो जाता है, नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ एंट्री पे पावर नंबर ऑफ प्लेसेस हो जाएंगे। हम इसको परमुटेशन से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिखाए थे कि अच्छा 1 2 3 4 प्लेसेस है, सब में दो 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 होंगे, तो ये जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है, तो जितने भी आपकी एंट्रीज है उस पर पावर कर देना है, जितने भी प्लेसेस। अब आता है प्लेसेस कैसा है, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे इंडिपेंडेंट प्लेसेस लेंगे, मतलब कोई ऐसा जगह नहीं है कि ये वाले इस पे डिपेंड कर रहा हो या ये वाले इस पे डिपेंड कर रहा हो, ऐसा डिपेंडेंसी वाला नहीं है ना। 1 2 3 4 4 स्थान है हमारे पास, 4 प्लेस है, चारों को फिल करना है। ठीक है, सिंपली दो दो एंट्रीज है तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन डाल दिया गया है कि 3 एंट्रीज है आपके पास, प्लेसेस 4 है, लेकिन कंडीशन है ए बराबर 2b होना चाहिए। ए बराबर 2b में यहाँ पे पता चलता है कि ओनली जीरो ही वैलिड है, क्योंकि आपको 0 1 और -1 दिया गया था, तो जीरो ही वैलिड है। तो फिर ये दोनों तो फिक्स हो गया, तो ये प्लेस फिल हो गया। बच्चा दो प्लेस में आप फिल करोगे, एंट्रीज आपके 3 है तो 3 का स्कोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्लेसेस पे, सॉरी नंबर ऑफ एंट्रीज पे पावर हो जाएंगे नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ एंट्रीज पे पावर हो जाएंगे नंबर ऑफ प्लेसेस। लेकिन ध्यान रखना है, प्लेसेस जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है तो 4, लेकिन ये दोनों डिपेंड कर गया, दोनों फिक्स हो गया, दोनों जीरो हो गया है ना। बचा दो, ये दोनों, यही दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इसी में फिल करेंगे। एंट्रीज है 3 तो 3 पर पावर इस। उसी तरह से ये वाले भी हैं, आप अगर इसको नोट्स में देखोगे तो इजीली यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। 2 एंट्रीज है, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, तो आपको देख लीजिए बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई बराबर जे नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, है ना, जब बराबर नहीं है। अब देखिए प्लेस इंडिपेंडेंट कितना है, तो ये दो तीन तो ऊपर के तीनों पे डिपेंड कर गया, बेसिकली 3 2 5 और 6, 6 ही प्लेसेस है, तो बस हो गया 2 पर पावर 6, क्योंकि एंट्रीज आपके दो ही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग किए थे, ये वाले भी ऐसे थे, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि अच्छा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्लेसेस कितना है, तो पहले में एन, उसके बाद n-1 n-2 n-3, सबको अगर ऐड करेंगे तो इतना आएगा। एंट्रीज आपके 3 है, तो 3 पर पावर n इंटू n प्लस 1/2 करके आ जाएगा। अब ये आपके यूनिट 1 में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले जो है आपके यूनिट, सॉरी यूनिट 1 नहीं, सेक्शन 1 में आते हैं। अब लास्ट अब वाला तो सेक्शन क्वेश्चन एक 1 बार में आता है। बताना सर। ठीक है, ये चीज है, क्या बोलना।
सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन सर, ये वाला, इंट्री 3 है कैसे? ये नहीं वाला। सर वो, हाँ ये, हाँ ये वाली। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बताइए फिर हम ये बता देते हैं। आप ये पावर कैसे आप ले रहे हो? 3 पर पावर कैसे आपने ले लिया? हाँ, तो थ्री पर पावर ये तो ऊपर से ही, जैसे आप यहाँ पे लिए तो आपने ये समझ में आया क्या? नहीं नहीं, ये भी नहीं समझ में आया सर। हाँ, तो देखिए ये इसमें हम परमुटेशन लगा रहे हैं ना, इसमें हम हाँ परमुटेशन, इसमें परमुटेशन हो जाएगा, तब आपको ये भी नहीं समझ में आया। हाँ सर, ये भी नहीं आया। परमुटेशन लगाएंगे, हम यही बोल रहे हैं कि आपके पास एंट्रीज कितना है, तो दो एंट्री है, और आपको कितने प्लेसेस फिल करने हैं, चार प्लेसेस, तो चॉइस रहेगा, हर एक प्लेस में आप दोनों एंट्री डाल सकते हो ना। अच्छा सर, ये ऑन बेसिस ऑफ ये सेट एस बता रहे हैं? हाँ, ठीक ठीक सर, हो गया। ठीक है ना। तो कितने सारे इस टाइप के मैट्रिसेस बन पाएंगे, तो 16 मैट्रिसेस बन पाएंगे ये दो एंट्रीज लेके। अगर आपको यहाँ पे लिखना भी होगा कि अच्छा वो मैट्रिसेस क्या क्या है, तो आप थोड़ा सा देख सकते हो, जैसे कि मैट्रिसेस एक 1 1 1 1 ऐसा बना सकते हैं ना, -1 -1 यस। -1 -1, कितने सारे एम बन पाएंगे। अब 1 -1 -1 -1 इस तरीके से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे -1 -1 फिर 1 1, इस तरह से आप करोगे तो टोटल 16 बनेगा। हम चाहे तो लिख के दिखा सकते हैं, जैसे एक हाँ नहीं एक नहीं ये सर, मैं देखिए। बना के चेक कर लूंगा। हाँ हाँ हाँ। अब एक ये एक ये, अब एक बार वन रखिए, तीनों में -1, इस तरह के फोर बनेंगे। इसमें केस में ये फोर बन जाएंगे, ठीक है। अब दो -1 दो वन वाले, इसमें भी आपके फोर बन जाएंगे, क्योंकि दो -1 ऊपर, दो -1 नीचे, दो लेफ्ट दो राइट में, एक वन यहाँ, एक वन यहाँ, एक वन यहाँ, उस तरह से करेंगे। अब जब तीन आप लीजिएगा यहाँ पे, एक तरह से, अब एक माइनस, एक वन वाले दो वन वाले, अब तीन वन वाले करेंगे इस तरीके से, तीन वन एक -1, इसमें भी आपके फोर बनेंगे। थ्री वन होना चाहिए, एक -1, तो पोजीशन बदलेंगे, एक -1 यहाँ, समटाइम्स यहाँ, समटाइम्स यहाँ, समटाइम्स यहाँ। चार तिया 12, चार तिया 12 और दो 14, और दो ऐसे होंगे, वन -1 -1 1, इस तरह से कर सकते हैं। अब फिर हम लोग कर सकते हैं -1 1, और फिर हो जाएंगे 1 -1, इस तरीके से, तो टोटल आपको 16 दिख जाएगा, ठीक है। ये चीजें, ओके। चलिए, तो उसी में सबको क्या करना है, तो ये जो परमुटेशन से आता है, सिंपली बात है, जितने भी फिल है सबको प्रोडक्ट कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। तो हम लोग प्रोडक्ट करते जा रहे हैं, प्रोडक्ट करते जा रहे हैं, दो एंट्री है, दोनों में से तीन तीन को प्रोडक्ट करेंगे, थ्री का स्क्वायर, उसी से हम लोग कर दिए, ठीक है। परमुटेशन है ना, अरेंजमेंट करना है ना बेसिकली। ओके ओके ओके, हाँ, उसी से रिलेटेड भी यहाँ पे, जैसे कि ये क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ध्यान रखना है, जो प्लेसेस आप फिल करोगे, जो जगह स्थान फिल करोगे, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं करे। अगर डिपेंड करता है तो उसे रोक लेना है, ठीक है, उसको हटा देना है। जैसे कि यहाँ पे आपके डायगोनल के नीचे वाले जितने भी इंट्रीज है, वो डिपेंड कर जाता है डायगोनल के ऊपर वाले पे। तो अगर आप यहाँ पे वन फिल करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। अगर आप इस जगह पे टू फिल, इस जगह पे अगर टू फिल करोगे तो ऑटोमेटिक नीचे टू आ जाएगा। बेसिकली एक जगह ही फिल कर पाएंगे, नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो इसको हम हटा दिए। इसको टोटल एंट्रीज देख लिए इतना, और उसके बाद हम लोग को एंट्रीज तीन है और प्लेसेस इतना है, तो एंट्रीज पे पावर प्लेसेस हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से Can you आगे के भी क्वेश्चन है। speak in English? हाँ, कुछ पूछना है? Can you speak in English? ओके। जैसे इसी Can you क्वेश्चन teach in में, English? अच्छा, स्पीक इन इंग्लिश, ओके ओके ओके, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, ओके। The given question is A, which is a set of collection of all matrices such that the given condition is satisfied. Okay, for all I not equal to J, that is, if I equal to J, then I don't know what about the condition, but I not equal to J, this condition follows. Okay, Aij where belongs to three entities, the set of three entities 1 to 3. Then cardinality of age what? That is, how many such matrices are possible such that the given condition is satisfied? Just a simple question. ठीक है. How many such type of matrices are possible such that the given condition is satisfied? Which condition? Aij equal to minus of Agi, that is something a skew symmetric condition, skew symmetric matrices condition. ठीक है, okay. And int is given in the given set is of three element 1 2 3, right? Then how many possible? Cardinality, this is a cardinality. Cardinality is total number of elements in the given set. Total number of elements in the given set is, that is nothing but total number of matrices of the given set. Okay, तो बताइए कितने सारे हो सकते हैं?
जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं आंसर 0, क्यों 0 होंगे, बस आपको ये रीजन बताना है, व्हाई द गिवन आंसर इज 0। So because -1, -2, and -3 is not in the given set possible values. एग्जैक्टली, ठीक है। वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, हम लोग ऐसा कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, है ना। इफ यू फिल द ए आई जे इक्वल टू वन implies a j I equal to -1 which is not given in the given set, ठीक है। इस सेट में तो है ही नहीं, तो ये जब है ही नहीं, इसका मतलब वी कैन नॉट फिल ए आई जे इक्वल टू 1, ऑल्सो वी कैन नॉट फिल ए आई जे इक्वल टू 2, ए आई जे इक्वल टू 3, एंड इस सेट से बाहर तो हम लोग जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इस सेट के अलावे हम लोग कोई भी मैट्रिसेस नहीं ले सकते हैं। सो सच टाइप ऑफ मैट्रिसेस विद गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, the possible है ही नहीं, then cardinality what, cardinality is total number of elements in the set है। अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं किसी सेट में, अब वो एलिमेंट्स इस टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ एनीथिंग एल्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज है, तो यहाँ पे एक भी मैट्रिक्स नहीं बनेगा, सो आंसर इज गिवन 0, आंसर इज 0, दिस इज बिकॉज दिस इज कार्डिनलिटी, दिस इज नथिंग बट अ एम्प्टी सेट, दिस इज नथिंग बट अ एम्प्टी सेट, ठीक है, ये सेट एम्प्टी सेट है, तो कार्डिनलिटी हो गया आपका 0, राइट। उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चंस को आप बताइए, अगर आपको दिख रहा हो, रुकिए, ओके, इस वाले क्वेश्चंस को बताइए। A equal to Aij square matrix such that this condition and elements belong to this. Then what is the cardinality of the set A? A is nothing but collection of such type of matrices. इस टाइप के मैट्रिसेस का कलेक्शन रखेगा, लेकिन ये मैट्रिक्स एक दो कंडीशन को फॉलो करता है, एक यहाँ और एलिमेंट यहीं से होने चाहिए। से किसी को समझ में आ रहा है कितना होगा? सर 3 का पावर n+1/2 3 to the power n plus 1/2 ना, into 4 to the power n, गलत है मधु, 3 की पावर n so 4 की power होगा, 4 to the power so 3 to the power n into n plus 1/2 into 4 to the power n, हो जाता है। किसी ने ये कहा, और yes, into 4 to the power n, ऐसा, yes sir, ओके, और किसी का और कोई आंसर है? 3 की पावर n sir denominator में 2 होगा, ओह सॉरी, अब ठीक है, इज इट करेक्ट? yes, सम थोड़ा गलत हो गया ना, अगर आप एन करो तो एन प्लस नहीं होगा ना, एन माइनस होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर। अब आते हैं, देखिए कैसे, यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं इस जगह पे, सिंपल से क्वेश्चन को देखना, ओके। ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, तो व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट आर पॉसिबल? 0 इक्वल टू माइनस ऑफ 0, ओके। अगर हम लोग यहाँ पे इफ यू फिल 1 ए आई जे, देन व्हाट इज दिस, ए जी आई इक्वल टू माइनस ऑफ 1,
So minus 1 or 1 is also available. Okay. If you feel aij equal to minus 1 implies aji equal to minus of minus 1 equal to 1. 1 is also available in this given set. ठीक है. So we have such of 3 elements 0, 1 and minus 1 which satisfies this given condition. इस condition को तो 3 ही element satisfy करता है, right? And 4, 2 is not satisfied. इस वाले में तो फिल कर सकते हैं ना. डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर above the diagonal elements we can fill either 0 or 1 or minus 1 but not 2. 2 तो फिल होंगे ही नहीं. 0, 1 और minus 1. 0, 1 और minus 1 and total number of places which fill 0, 1, minus 1 is first row में अगर हम लोग देखेंगे तो n minus 1 ही होगा ना, क्योंकि डायगोनल वाला में तो 2 भी आ सकता है. डायगोनल के लिए तो एक कंडीशन है ही नहीं. हाँ या ना? क्या डायगोनल के लिए कंडीशन है? नहीं. डायगोनल aii equal to aii which is condition I not equal to j. What about diagonal? Diagonal we can also fill 2 और अगर इस 2 को भी हम फिल कर दे तो यहाँ पे तो 4 4 4 4. तो डायगोनल टोटल एलिमेंट्स इन डायगोनल इज n स्क्वायर मैट्रिक्स. तो n हो गए 4 पर पावर n. और नन डायगोनल के ऊपर कितने हो जाएंगे? तो n इंटू n माइनस 1/2 और उस पे कितने फिल होंगे? 3. तो 3 पर पावर n इंटू n माइनस 1/2 और 4 टू द पावर n. ये प्रोडक्ट है, ध्यान रखना है. प्रोडक्ट ऑफ ऑल कितना प्लेसेस ध्यान रखना है. तो प्रोडक्ट करना है. तो ये दिस इज अ रॉन्ग आंसर. यहाँ पे माइनस अगर कर दे तो भी माइनस करने का मतलब आपने 2 को छोड़ दिया, बट डायगोनल के लिए तो फिल हो सकता है ना. डायगोनल के लिए फिल हो सकता है. ठीक है. देन व्हाई दिस इज नॉट सेटिस्फाई? क्योंकि यहाँ पे एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ओके लेट्स सपोज यहाँ पे हमने डायगोनल के लिए तो लिख दिया. डायगोनल में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो जाएंगे, बट नन डायगोनल भी आपको फिल करने हैं. एंड नन डायगोनल के लिए दिस इज नॉट सेटिस्फाइड. एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी नहीं है, तो नहीं बनेंगे. बट यहाँ पे मिल गए मुझे, इसलिए बन गए. तो सर क्लियर है? यहाँ तो 2 का -2 तो नहीं है. तो हमने 2 का -2 रखा भी कहाँ नन डायगोनल में? हमने तो डायगोनल में रखा ओनली 2. डायगोनल के लिए कंडीशन नहीं है ना. अच्छा. ये तो नन डायगोनल के लिए है ना. बात समझ में आया ना? वही हम बोल रहे थे ना कि इस क्वेश्चन में भी तो आप बोल सकते थे कि सर यहाँ पे भी तो डायगोनल तो 1 2 3 रख सकते हैं. हाँ रख सकते हैं, 1 2 3 करके रख सकते हैं, लेकिन आपको नन डायगोनल भी तो फिल करने होंगे. नन डायगोनल आप कुछ भी नहीं रख पाओगे. जब कुछ भी रख ही नहीं पाओगे तो मैट्रिक्स बनेंगे? खुद सोचिए. अगर सर यहाँ अगर कोई एक एलिमेंट अगर -1 रहता तो ये बन जाता. बिल्कुल बनते, तब तो आंसर फिर तो हो जाता. अगर यहाँ -1 आप रख दोगे तो अब यहाँ पे 1 और -1 दोनों आ जाएगा, है ना. फिर 1 -1 उस केस में बन जाएंगे आपके 2 टू द पावर n n माइनस 1/2 इंटू 3 टू द पावर n हो जाएंगे आंसर. फिर तो सर मतलब ये सेट है उससे हमें बस एलिमेंट्स ले लेने हैं, बाकी सबको नहीं सेटिस्फाई कराना है. हाँ, जो कंडीशन है उनको देखना है. यहाँ पे कंडीशन है, इनको देखेंगे ना, और इसके बाहर लेना नहीं है मुझे. ठीक है ना. ठीक सर. हाँ, ये सब सेक्शन 1 में अब आता है. इस बार भी आए, 24 में आए हुए क्वेश्चन है. हम आपको दिखा सकते हैं 2 क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड. एक क्वेश्चन आपका था नंबर ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड, परमुटेशन में ही था इसी टाइप के. पहले ये पहले आपके ये हाँ सेक्शन 1 ही बोलेंगे. सेक्शन 1 में जो जनरल एप्लीट्यूड है उनमें आते हैं. ठीक है. अब आते हैं तो इसको देखना. टाइप ऑफ मैट्रिसेस वी ऑलरेडी नोट. हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लाइक एज दिस, जिसमें कि आपके नंबर ऑफ रोज कम होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स. वर्टिकल मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स. रो मैट्रिक्स ओनली 1 रो. कॉलम मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम. स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ये सब हम लोग जानते हैं. नल मैट्रिक्स ऑल एंट्रीज आर 0, दैट इज एम्प्टी मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, है ना. ऑल एंट्रीज आर 0. ओके. नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, दिस इज इंपॉर्टेंट. नॉन ट्रिवियल एंट्रीज मीन्स which entries which is not dependent on condition, restrictions, any other entries which called non-trivial.
इंटीज ओवर एनी फील्ड, ओवर एनी फील्ड मीन्स either we can use as a field of real number or complex number. In matrices we can use all field, complex, real, rational, all fields. ठीक है, हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एनालिसिस में नहीं है। तो आपके क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स फील्ड से भी हो सकते हैं, दैट इज आपके क्वेश्चन ए प्लस आयोटा बी टाइप से भी एलिमेंट कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो कोई भी फील्ड पे अगर मुझे वर्क करना हो, ध्यान रखना हो which are independent with respect to other entries or condition or restrictions or other elements, ठीक है, is called non trivial entries। बेसिकली वैसे एंट्री जो किसी पे भी डिपेंड ना करे, दैट इज अ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। किसी पे भी डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो आपके हो जाएंगे नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। लाइक एज हाउ मेनी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, ओके, हाँ एक चीज और इसमें बता देते हैं। नॉन ट्रिवियल एंट्रीज के बाद आपके आ जाते हैं ट्रिवियल एंट्रीज। ट्रिवियल एंट्रीज विच आर डिपेंडेंट टू अदर एंट्रीज। सिंपल सी बात है, एंट्रीज देयर आर टू टाइप ऑफ एंट्रीज, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज एंड ट्रिवियल एंट्रीज। एंट्रीज विच इज नॉट नॉन ट्रिवियल इज कॉल्ड ट्रिवियल, सिंपल, ओके। तो एंट्रीज और डिफिनीशन और मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रिवियल एंट्रीज, मतलब वैसे एंट्री जो कि डिफिनीशन पे या अदर एंट्रीज पे या मैट्रिक्स पे या कंडीशन पे या रिस्ट्रिक्शंस पे डिपेंड करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिवियल एंट्रीज कहेंगे। रेस्ट ऑफ द को नॉन ट्रिवियल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो मेरा ऊपर में एक क्वेश्चन है, सिंपल सा कोई भी क्वेश्चन है, जैसे लाइक एज इसी क्वेश्चन पे, ठीक है, इसी क्वेश्चन पे, हाउ मेनी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन दिस मैट्रिक्स, हाउ मेनी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन दिस मैट्रिक्स, ये बता दीजिए कितने सारे हैं। नॉन ट्रिवियल मतलब जो दूसरे एंट्रीज पे डिपेंड नहीं करे, इंडिपेंडेंट हो, या मैट्रिक्स पे या रिस्ट्रिक्शन पे या मैट्रिक्स के कंडीशन पे कुछ भी डिपेंड ही नहीं करना चाहिए। अगर डिपेंड कर जा रहा है तो वो हो जाएंगे आपके ट्रिवियल, ठीक है। 3 का पावर नॉन ट्रिवियल कितने हो जाएंगे, 3 पर पावर 3 to power n। 3 टू द पावर n। नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इस मैट्रिसेस में लेना, इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की नहीं। ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के, इसमें टोटल एंट्रीज कितना है, n entries। n सर n। एन होगा, वही तो बात है ना, 1 2 3 4 डायगोनल वाले ऑल आर नॉन ट्रिवियल, रेस्ट ऑफ द ट्रिवियल, बिकॉज रेस्ट ऑफ द एंट्रीज डिपेंड करता है ना। 0 0 0 0 आपने तो फिक्स कर दिया ना कि आप 0 की जगह 1 रख सकती हो, नहीं, ये तो ऑलरेडी फिक्स है, 0 0 की जगह कुछ नहीं रख सकते हैं, तो ये ऑल एंट्रीज आर डिपेंडेंट। नॉन ट्रिवियल कौन है, A11 A22 A33, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी रख सकती हो, कुछ भी। इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में तो 3 ही रख सकती हो, 1 2 3, बट इस जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो ना, किसी भी फील्ड पे। अगर आप रियल नंबर सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, देन वी कैन यूज एनी रियल नंबर सिस्टम, है ना, एनी रियल नंबर्स हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ, बट आप 0 को हटा के कुछ दूसरा थोड़ी रख सकती हो, ये तो फिक्स कर दिया आपने। इसमें टोटल n ही नॉन ट्रिवियल है। अगर n नॉन ट्रिवियल है तो रेस्ट ऑफ द ट्रिवियल कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n, बिकॉज टोटल एंट्रीज आर n स्क्वायर। वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, इस कंडीशन को दिया, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, डायगोनल वाले और डायगोनल के ऊपर वाले, नीचे वाले तो ऊपर वाले पे ही डिपेंड कर गया। आपने यहाँ भी लिखा, यहाँ भी हो गया, यहाँ से लिखा, यहाँ हो गया, यहाँ ई लिखा, यहाँ हो गया, आया ना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया, आई होप समझ में आ रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इस क्वेश्चन में तो हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि ऑल एंट्रीज आर फिक्स्ड। आपने लिखा 2 2 2 2 डॉट डॉट 2 2 2 2 2, ये चलते गया 2, तो एक भी एंट्री ऐसा नहीं है जो कि इंडिपेंडेंट है, ऑल एंट्रीज आर डिपेंडेंट। डिपेंड कैसे पे करता है, डिपेंड ऑन रिस्ट्रिक्शंस, डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का कंडीशन पे डिपेंड कर जाता है। तो जब मैट्रिक्स के कंडीशन पे ही डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब दैट इज ए ट्रिवियल, और जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है, वो हो गए नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल एंट्रीज प्लस ट्रिवियल एंट्रीज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, ठीक है। नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल को अगर हम लोग इंक्लूड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज होंगे। इस पे आप थोड़ा सा ये नोट्स जो हम ऑलरेडी आपको सेंड कर चुके हैं ग्रुप में भी, आप वहां जाइएगा, ये सब इजी क्वेश्चंस वहां से आसानी से हम लोग डील कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना।
बस आप डेफिनेशन को समझते चलिए, यहाँ पे भी वो सारी चीजें पे डिस्कस करेंगे। चलिए अब इसमें आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैट्रिक्स को फटाफट करते हैं क्योंकि धीरे धीरे करके चल रहा है। एक आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाते हैं। स्क्वायर से ही आपके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकल के आते हैं जिसमें अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, अपर और लोअर को मिला देंगे तो डायगोनल भी हम लोग लिख सकते हैं। अपर में स्ट्रिक्टली अपर भी हो जाते हैं, लोअर में स्ट्रिक्टली लोअर भी हो जाते हैं। ये सब हम लोग जानते हैं, कुछ करके हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अगर आई ग्रेटर देन जी हो गया स्ट्रिक्टली में तो ये हो जाएंगे अपर ट्रायंगुलर। अगर इक्वल लगा देंगे ऑल इंटीज क्योंकि जीरो के लिए है तो हो जाएंगे स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर। उसी तरह से आई लेस देन जीरो जे में हो जाएंगे लोअर, इक्वल लगा देंगे तो हो जाएंगे स्ट्रिक्टली लोअर, ठीक है। ये चीजें सिंपल से इतना बात है। अपर ट्रायंगुलर बोलेगा अगर तो अपर साइड में जो है ना मैट्रिक्स के एंट्रीज होंगे, अपर के नीचे 100% जीरो होंगे, बस इतना समझना है। लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे तो लोअर साइड में मैट्रिक्स बनेंगे, जो भी रहेंगे लोअर के ऊपर 100% जीरो रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। यहाँ से भी टोटल नंबर ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितना होंगे, उस पे एंट्रीज कितना होगा, ट्रिवियल कितना होगा, नॉन ट्रिवियल कितना होगा, इस सब के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। सिंपल है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स, अच्छा डिफिनीशन तो ये सब तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। जैसे कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो गया मतलब क्या, सिंपल सा डायगोनल एंट्रीज आपके होंगे, रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आपके नॉन जीरो हो जाएंगे, ठीक है। उस तरह से जैसे नंबर ऑफ ट्रिवियल एंट्रीज कितना हो गया, ट्रिवियल एंट्रीज कहने का मतलब हो गया जो कि डिपेंडेंट हो, तो एन स्क्वायर माइनस एन। एन क्यों? कि जो डायगोनल एंट्रीज है मैक्सिमम वही इंडिपेंडेंट हो सकता है, उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होगा। नॉन ट्रिवियल जो इंडिपेंडेंट है वो एन, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज के बराबर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। कुछ कुछ एडिशनल भी लिखे थे कि पॉसिबल जीरोस क्या है, तो थोड़ा सा सोचिएगा। पॉसिबल जीरोस कहने का मतलब हो गया डायगोनल एंट्रीज में मैक्सिमम कितना जीरो ले सकते हैं। तो मिनिमम तो आपको एन स्क्वायर माइनस एन लेना ही पड़ेगा, मैक्सिमम आप पूरा का पूरा एंट्रीज जीरो ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, a null matrix is also a diagonal matrix, a null matrix is also upper triangular, null matrix is also a lower triangular, null matrix is also a triangular matrix। स्क्वायर तो नहीं बोल सकते, नल मैट्रिक्स पे है ना। तो ये सारा का सारा हो सकता है। तो मिनिमम तो इतने नंबर ऑफ जीरोस लेना है, मैक्सिमम आप पूरा नल मैट्रिक्स भी ले सकते हो, राइट। तो ये चीजें हैं, ओके। इसी से रिलेटेड था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज आर फिक्स्ड, कोई भी होंगे वो सेम टू सेम होंगे सबके लिए, ठीक है। ये चीजें नल मैट्रिक्स, ऑल एंट्रीज आर जीरो। सब मैट्रिक्स, वैसे मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स के क्या होते हैं, कुछ रो या कॉलम को लीव करके या छोड़ के या हटा करके या ओमिट करके जो बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली सब मैट्रिक्स कहते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब लीव करना है, इसका मतलब आप जीरो रो जीरो कॉलम भी हटा सकते हैं। इसका कहने का मतलब एवरी मैट्रिक्स इटसेल्फ है सब मैट्रिक्स, ठीक है। एक रो हटा दिए एक नया मैट्रिक्स बना लिए, दो रो हटा दिए एक नया मैट्रिक्स बना लिए, एक कॉलम हटा दिए एक नया मैट्रिक्स बन गया, तो इसको हम लोग सिंपल सा सब मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें से 2 by 2 में कितना सब मैट्रिक्स निकला, ऐसा 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 ऐसा, कितना निकल गया, 8, है ना। 8 निकल गया, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, एक सब मैट्रिक्स निकला ये वाले, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम्स अगर हम लोग हटा देते हैं, एक सब मैट्रिक्स निकला ये वाले, ठीक है। अगर हम लोग ओनली फर्स्ट रो हटाते हैं तो ये वाले मिले, अगर हम लोग सेकेंड रो को हटा देते हैं तो ये वाले मिलेंगे, फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो ये मिलेंगे, सेकेंड कॉलम को अगर हटा देंगे तो ये मिलेंगे, इस तरीके से है। तो कोई भी रो या कॉलम को हटा के मिलेगा। टोटल कितना सब मैट्रिसेस मिलेगा, तो हम टोटल का एक यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट किए हुए हैं, थोड़ा सा बड़ा सा, ये मिल जाएंगे टोटल 2 m-1 इंटू 2 n-1, ठीक है। और mn क्या है, तो mn जो मैट्रिक्स का है वो है आपका ऑर्डर m/n, ठीक है। तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस। ये मैक्सिमम रेंज है। मिनिमम कितना, मिनिमम है ऑर्डर के बराबर, जो mn प्रोडक्ट कर दीजिए। मिनिमम में क्या करना है, प्रोडक्ट कर देना है सिंपली। तो रेंज क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसका रेंज की बात करेंगे, ये आपके हैं टोटल सब मैट्रिसेस मैक्सिमम। मिनिमम रेंज कितना होगा, mn, ठीक है, इतना तो होगा ही होगा। तो ये सारा चीज है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोल दिए, ये तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स है, ये सब आप देखिएगा समझ में आ जाएगा, एकदम बहुत सिंपल सा है। हाँ, इस नोट्स को भी अगर आपको देखना होगा तो अच्छे से देखिएगा ना, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम स्किप कर रहे हैं। अब बस आप इसको याद रख लीजिए, काफी है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 इन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5/7। तो 5/7 में 2/3 का आपको निकालना है।
तो आपको 5/7 है, इसके 5 रो और 7 आपके कॉलम्स है। तो 5 रो में से 2 रो पिक करना है, हमने कर लिया, और 7 रो में से 3 रो पिक करना है, हमने कर लिया। दोनों का प्रोडक्ट हो करके होता है। तो ये हो गया मैक्सिमम। मिनिमम कितने? अगर ऑल एंट्रीज अगर आपके सेम है तो 2/3 के तो एक ही मैट्रिक्स बनेंगे ना, तो मिनिमम 1, मैक्सिमम इतने सारे, दैट इज 350। व्हाट अबाउट प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स? प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स कहता है कि इसके जो आपके डायगोनल एंट्रीज है, ओरिजिनल मैट्रिक्स का डायगोनल एंट्रीज है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए। तो बस उसी से निकल के आता है। तो इसमें अगर आप एक रो लेती है तो उसके जस्ट कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स लेने पड़ेंगे। अगर आप सेकेंड रो लिप कर रहे हो तो आपको सेकेंड कॉलम लिप करना पड़ेगा। अगर आप थर्ड रो लिप कर रहे हो तो थर्ड कॉलम भी आपको लिप करना पड़ेगा, तभी जाके वो आपके प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बनेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये बनता है। तो इसमें क्या होता है, फिक्स हो जाता है। अगर आप कोई भी रो लिप करते हो तो कॉलम भी कोरस्पॉन्डिंग करना पड़ेगा। फिक्स होने की वजह से इसमें से आपका जो ये एक घट जाता है। पहले कितना था, 2n-1, फिर था 2m-1। प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स पॉसिबल है ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो 2n-1 होगा। बट अब एक रो लिप कर रहे हो तो कॉलम ऑटोमेटिक हो रहा है, इसलिए ये पूरा का पूरा हट जाएगा। जैसे ही हटेगा तो बस एक ही बचेगा। अब इसमें भी mn था, मिनिमम मिनिमम mn था, बट आप एक रो कर रहे हो तो एक कॉलम लिप होगा ऑटोमेटिक, इसलिए एक हट जाएगा तो ओनली n बचेगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल के लिए हो गया। नॉर्मल के लिए क्या होता है, mn से लेकर होता है 2m-1 इंटू 2n-1 करके। इस तरह का क्वेश्चन अब नहीं आता, सेक्शन ए में ही आता है, सेक्शन बी में और या सी में सब में नहीं आता है, जिसमें आपके यूनिट 1 2 3 4 के क्वेश्चन है, इसमें नहीं आता है, बहुत कम आता है। लास्ट 2020 से पहले पूछते रहे। आप सेक्शन 2024 वाले क्वेश्चन देखिएगा, सेक्शन ए में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल से रिलेटेड था, ये सब तो नहीं है कोई खास, ठीक है, ये भी नहीं है कोई खास। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। जो पहले दो मैट्रिक्स का अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रो जो है वो इक्वल होने चाहिए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। हम लोग ये जानते हैं। n बराबर अगर p हो जाए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर n बराबर p नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ए बी बराबर हम लोग नहीं लिख सकते हैं हमेशा कि बी ए होगा, हो सकता है दोनों का ऑर्डर ही बदल जाए, ठीक है ना, ए बी कुछ और ऑर्डर का हो, बी ए कुछ और ऑर्डर का हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अगर इसके एलिमेंट ए आई जे, इसके एलिमेंट बी के एल करके है, तो दोनों का प्रोडक्ट करके सी आई के बनेगा, और सी आई के इज नथिंग बट वो रन होंगे सीरीज समेशन, कितना, ए आई जे बी जे के, और जे रन हो जाएंगे। मतलब जो पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो इक्वल जो है वो वाले आपके इस सीरीज में रन करेंगे, और वो वाले हट जाएंगे, एकदम सीधे गायब ही हो जाएगा, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। अब यहाँ से C11 C12 C13 करके हम लोग ये सारा निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। ये सारी चीजें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम थोड़ा सा यहाँ पे बताए थे डिटेल में। ये है। तो इस मतलब ये वाले तब आपके आसानी से काम आता है जब आपके नंबर ऑफ जीरोज की संख्या ज्यादा हो किसी भी मैट्रिक्स में, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन करना हमारे लिए आसान होता है। ये कब हेल्प करता है, जब हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स निकालते हैं, उस केस में इस टाइप के क्वेश्चन हेल्प करता है फटाफट चेक करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 1 किया, बताइए इसका स्कोर क्या होगा, तो पता चला इसका स्कोर तुरंत 0 हो गया। क्यों? क्योंकि दो ही एंट्री है आपके नॉन जीरो, बस उन दोनों का पॉसिबल देखने लगेंगे कि वो दोनों एंट्री नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स के साथ किस एंट्री के साथ प्रोडक्ट में आएगा। जैसे इसका पोजीशन है आपका A13, तो A13 किस किस के साथ, नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स के साथ, जो भी आपका B है, यहाँ तो A स्क्वायर ही है, खुद के साथ ही है, तो किसके साथ होगा, तो आपको पता है कि पहला मैट्रिक्स का जो रो कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर ये वाले पोजीशन आपके कॉलम के, तो अगले वाले मैट्रिक्स के रो वाला में जो पोजीशन है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 तो आपको फिक्स होना चाहिए। लेकिन इस जगह क्या होगा, तो ये अपने अपने मन से ले सकते हैं, अपने मन से ले सकते हैं। इसका मतलब A13 है तो 3 आ गया ना यहाँ पे कॉलम में, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 आप जितना भी है ले सकते हो। बट ध्यान रखिएगा इसमें रो वाले जो है वो आपके 3 ही होने चाहिए। उसी तरीके से अगर 2 4 है तो रो वाले आपके 4 ही होने चाहिए, क्योंकि पहला मैट्रिक्स का आपका कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स के आपके कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो के बराबर होना चाहिए, तो वो बेसिकली सेम होगा। तो वहां से इस टाइप के मैट्रिक्स का हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। ओके,
चलिए तो इससे क्वेश्चन पूछते हैं। हम्म, 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 हम्म। अब मुझे बताइए ए का पावर कितना डाले कि ये नल मैट्रिक्स आ जाए। नल मैट्रिक्स मतलब ऑल एंट्रीज आर जीरो। जैसे देखिए ए यहाँ पे ऐसा है ना, ए यहाँ पे ऐसा है, तो स्क्वायर कर दे तो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा एलिमेंट ही जीरो है। 3 1 3 2 3 3 3 4, तो ये वन जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली जीरो देगा। 2 4 के साथ 4 1 4 2 4 3 4 4 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 0 0 0 0 के साथ 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, हर जगह जीरो आ गया। उसी तरह से जैसे ए स्क्वायर नल दे दिया, अगर हम यहाँ पे 1 1 1 देते हैं तो ए स्क्वायर में आप यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए जो पोजीशन है ये पोजीशन है आपका A12 किसके साथ प्रोडक्ट होंगे? 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 1 2 2 2 3 के साथ होंगे तो 1 into 1 1 आ सकता है, बाकी सबके साथ 0 2 4, तो 2 3 के साथ होंगे। आपको बोले हम फर्स्ट के कॉलम सेकंड का रो एलिमिनेट कीजिए, तो ये 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा? 1 3, तो नया पोजीशन बन गया A13 और उसमें क्या आएगा? 1 into 1 करने पे 1, तो A13 में 1, ये नया पोजीशन हमने यहाँ पे लिखा A13 में। ठीक है ना, इस तरह से किए थे। उसके बाद अगला है इसमें 2 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे? 3 4 के साथ होंगे, 3 3 3 2 3 1, लेकिन सब जीरो ही है, तो 3 4 के साथ कर दिए क्योंकि ये सिर्फ 1 है, यहाँ 1 है, प्रोडक्ट में 1। ये थ्री कैंसिल, न्यू पोजीशन हो गया 2 4, न्यू पोजीशन हमने लिखा 2 4 में प्रोडक्ट करके। फिर ये इसका पोजीशन है 3 4 किसके साथ होंगे? 4 है, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 सबके साथ जीरो के साथ होंगे, 0 0 0 0 के साथ 1 होंगे तो अल्टीमेटली जीरो, और बचा ही नहीं। तो ए स्क्वायर यहाँ हो गया, फिर A4 करेंगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ के ए के बराबर है इस एग्जाम्पल के। तो जब इसका जीरो हो गया था तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो जीरो, दैट इज नल। व्हाट अबाउट ए क्यूब? तो ए क्यूब भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो भी आएगा ए क्यूब में, आई थिंक यहाँ पे ए क्यूब भी आपके जीरो हो जाएंगे। जैसे यहाँ 1 है, इसका पोजीशन है 1 3, तो 3 1 3 2 3 3 3 4, 1 को 0 0 0 0 से करेंगे जीरो, खत्म। इसका पोजीशन है आपका A24, तो 4 1 4 2 4 3 4 4, इसका मतलब एक, अच्छा ये तो A4 हो गया ना, ए क्यूब करना है ना, तो ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अच्छा, ये 1 3 है, हाँ जी, यहाँ पे है 1 3 का, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 4, 1 3 को 3 1 3 2 3 3 3 4, तो 1 3 और A34, 3 3 कैंसिल, नया पोजीशन होगा A14 में 1 into 1 1 आ जाएगा, मतलब ए क्यूब में आप करोगे ना 0 0 0 1 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है। तो आपको बस इतना ही बताना है कि k का वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकता है, e⁻ के नल मैट्रिक्स हो जाए, ऐसा क्या पॉसिबल है? अगर है तो k का वैल्यू क्या होगा? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? 1 1 प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं, नल हाँ, नॉन नल होगा, 1 नॉन 1 नल में होगा ये नहीं होगा ना? नहीं, क्यों? ये तो इस पोजीशन में A11, जीरो हट जाएगा, ये वाला नहीं हटेगा कभी भी, है ना? ठीक है। यस सर। हम्म क्योंकि A11 जब भी मल्टीप्लाई होगा A11 के साथ तो हमेशा होगा, और A11 और A11 यानी कि 1 into 1, फिर नया पोजीशन A11 ही है। ठीक है, तो ये हमेशा आप कुछ भी करते जाओ, ए के में इस जगह पे 1 आएगा ही आएगा, रेस्ट ऑफ द अगर सारा जीरो भी हो जाए तो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये कभी भी नल नहीं होने वाला है, कभी नल होगा ही नहीं, के किसी भी वैल्यू के लिए नल नहीं होने वाले हैं। अब बोलिए, सॉरी, अब
अब के का वैल्यू क्या हो सकता है? नॉन नल ही होगा आई थिंक, नॉन नल ही होंगे। क्यों? डायगोनल पे है। जैसे ही आप डायगोनल में रखोगे वो कभी भी नल मैट्रिक्स नहीं देगा। अगर डायगोनल एंट्रीज आपके नॉन जीरो है, नल मैट्रिक्स नहीं देंगे, चांसेस है, क्योंकि इसका पोजीशन है 822। अब 822 किससे मल्टीप्लाई होगा? 21 से होंगे, 22 से होंगे, 23 से होंगे, 24 से होंगे, लेकिन 22 से तो होगा ना। और A22 इंटू A22 कीजिएगा, ये 22 कैंसिल, फिर नया पोजीशन तो A22 ही जाएगा, जाएगा ना। इसका मतलब ये वन जो है ना बार बार खुद के साथ मल्टीप्लाई होंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, और रिटर्न में वन 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 देते जाएगा। तो क्या पता चला कि डायगोनल में अगर कोई भी इंट्रीज नॉन जीरो आ गया तो वो मैट्रिक्स, मैक्सिमम चांस है, इस टाइप में तो 100% है, कुछ में हो भी जाता है, मैक्सिमम चांस है कि वो नॉन जीरो ही देंगे, मतलब वो नील पोर्टेंट मैट्रिक्स नहीं बनेगा। नील पोर्टेंट कहने का मतलब ऐसा कुछ लिस्ट पॉजिटिव किए जिसके लिए एक ही आपका नल मैट्रिक्स दे देता हो। अब बढ़ाते ये बढ़ाते ये बढ़ाते ये, जैसे A4 नल दे दिया ना, इसका मतलब ए जो मैट्रिक्स है वो नील पोर्टेंट है। ए स्क्वायर नल दे दिया ना, ए जो मैट्रिक्स है वो नील पोर्टेंट है, मतलब कुछ पावर रखने पे नल मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट भी करने दिए थे कि 8x8 का आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें कि आपको ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स हो जाए। सिंपल से 8x8 को आप छोड़ दीजिए, आप मुझे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट करके दीजिए 4x4 का। आप पहले होगा कि नहीं आप ये बता दीजिएगा, 4x4 का जिसमें कि आपके ए स्क्वायर जीरो हो जाए, ए स्क्वायर जीरो इन द सेंस नल मैट्रिक्स हो जाए। 4x4 का आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें ए स्क्वायर आपके नल मैट्रिक्स हो जाए। हो पाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो सर जाएंगे। A14 और 24 को अगर ले लें तो, और थर्ड और फोर्थ रो को जीरो कर दें तो सारा हाँ, एलिमेंट जीरो हो जाएगा। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। जैसे ए ले लेते हैं, बिल्कुल होगा। जैसे हम लोग लेते हैं, इसको हटा देते हैं, डायगोनल तो नहीं लेना है, तो दिक्कत होने लगेगा, ऐसा कर देते हैं। तो आप देखिए आपने इसका पोजीशन क्या रखा, ए 2 1 तो 2 2 2 3 2 4, इस सबको जीरो कीजिए, क्योंकि ये वाले जो एलिमेंट है इसका पोजीशन इन्हीं से आपके मल्टीप्लाई होंगे, जब भी होंगे, होंगे ना, सबको जीरो कर देते हैं। फिर नेक्स्ट वाले आपके क्या है, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, हाँ, अब नया कुछ सोचिए, यहां देते हैं ऐसा। तो आपने पोजीशन दिया A41, नहीं सॉरी A34, एक इस पोजीशन है A34 है, तो ये 4 को देखना है कॉलम वाले, तो 41 42 43 44 खत्म, ये ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा। और भी मैट्रिक्स है, भर भर के है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अब यही यही वाला मैट्रिक्स उठा लीजिए, ये वाला ही उठा लीजिए, 4x4 का है ना, ये वाले वन, यहाँ वन, जिसका ए स्क्वायर ना ला गया, ये भी काम कर जाएगा, बहुत सारे काम कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का जिसका ए स्कोर आपका क्या आ गया, नल आ गया। हम इसमें 8x8 मांगे थे, तो आप वैसा भी दे सकते हो, आप ऐसा भी दे सकते हो, ये इसका भी स्कोर आपको क्या दे देगा, नल मैट्रिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज है। ओके, उसी तरह से एक क्या था, फाइंड देन द वैल्यू ऑफ एन। अच्छा, ये आप आपके लिए एक्सरसाइज ही, आई थिंक इसका आंसर तो हम नहीं किए होंगे, नहीं किए होंगे। क्या आप ये बता सकते हो इसमें एन का वैल्यू क्या होगा? देखिए, जब भी इस तरीके का मैट्रिक्स होगा ना, जिसमें डायगोनल और उसके नीचे सारा जीरो, सारा जीरो डायगोनल और उसके नीचे सारा जीरो, डायगोनल के ऊपर में नॉन जीरो, चाहे कुछ भी हो जाए, डायगोनल के ऊपर में नॉन जीरो, इसका अगर ऑल एंट्रीज 1 1 1 1 1 सब दिया है, तो एन बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5, जो कि नंबर ऑफ ऑर्डर के बराबर, या ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सॉरी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर है, 5 हो जाएगा। अगर यहाँ से एक हटा दे तो चांसेस है कि इसका 4 हो, और एक हटा दे तो चांसेस है 3, और एक हटा दे तो चांसेस है 2। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी जीरो, अगर नहीं यहाँ पे भी कुछ कुछ है तो फिर देखना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपके 5 तक तो जाएगा ही जाएगा, ये चीज है। फिर भी आप इसमें ट्राई कीजिएगा, आई थिंक इसका भी आंसर 5 हो जाएगा।
अब इसको डिटेल में अगर देखना होगा कि कैसे हो जाता नहीं होता, तो फिर लेक्चर्स आपको देखने पड़ जाएंगे। ठीक है, मेन बात ये है। तब वहां पे हम थोड़ा सा अच्छे से इस चीजों को डिस्कस किया। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा आगे हम बता देंगे, जैसे सिमेट्रिक वाले से यूज करेंगे और जहां से आपके क्वेश्चंस ज्यादातर रिलेट करते हैं वो वाले। ठीक है, ये चीजें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सी बात है, हम जैसे अभी बोले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी ए बी बराबर बी ए इन जनरली नहीं होते हैं। एसोसिएटिव को फॉलो करते हैं, प्रूव आपको नहीं करना, एबीसी बराबर एबीसी हो जाएगा, पहले बीसी का मल्टीप्लाई कीजिए या एबी का, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम होगा। अगर ए बी प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों नल होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दोनों का दोनों अगर हमारा नॉन जीरो भी है तो भी ए बी आपके जीरो मैट्रिक्स दैट इज नल मैट्रिक्स हो सकते हैं, और दोनों नल है तो ए बी तो नल होंगे ही। दोनों में से कोई एक नल है तो भी एक नल होंगे, लेकिन दोनों नन जीरो मैट्रिक्स भी है, दैट इज जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ऑल एंट्रीज आर जीरो रहते हैं तो जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी उसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, ये चीजें। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब रो वाले को कॉलम में और कॉलम वाले को रो में लिख देना, ट्रांसपोज हो गया, सिंपल सी बात है ना। जो यहाँ पे रो थे वो कॉलम में, कॉलम में थे वो रो में आ गए, तो ये हो गया ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट कहने का मतलब हो गया ए आई जे इक्वल टू, हम लोग क्या कहते हैं, बार। बार क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में समझाए थे कि इमेज लेते हैं, कैसा है, मिरर इमेज लेते हैं किसी भी नंबर का, रियल नंबर सिस्टम हो या कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो आर्गन प्लेन पे हम दिखाना चाहे थे कि अच्छा ये रियल जेड है, ये इमेजिनरी जेड है। अगर कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, इसका मिरर इमेज लेना है रियल एक्सिस का के साथ में, तो x प्लस आयोटा वाई का हो जाता है x माइनस आयोटा वाई। इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स कहने का मतलब उसके उसके एलिमेंट का कॉन्जुगेट। किसका कॉन्जुगेट करना, एलिमेंट का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो एलिमेंट का कॉन्जुगेट क्या होगा, जहां पे भी कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट है उसमें नेगेटिव लगा देना है, इतना ही करना है। अगर 2 प्लस 3 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो सिंपल सी बात है 2 माइनस 3 आयोटा कर दीजिए, काम बन जाएगा। अगर 1 माइनस आयोटा इसका कॉन्जुगेट चाहिए तो 1 माइनस और माइनस प्लस आयोटा हो जाएंगे, काम बन गया। ठीक है, मिरर इमेज लेना है अलोंग रियल एक्सिस, रियल एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस, आप बोल पे चल सकते हो, मिरर इमेज लेना है, वही वाली बात है। रियल लाइन का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, रियल नंबर सिस्टम में इमेजिनरी में फर्क पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, चाहे आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कीजिए या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है और यहाँ पे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है, दोनों सेम ही होता है। इसको हम लोग जनरली नोटेशन में लिखते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को ए थीटा या ए स्टार करके, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये चीजें हैं। से यहाँ क्वेश्चन दिए, बी दिए, अब यहाँ पे छोटा मोटा ऐसे बोल दिए कि निकालो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, निकालो बी का ट्रांसपोज, निकालो ए प्लस बी को ऐड करके सबट्रैक्ट करके। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने का मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। ए माइनस बी का ए माइनस बी का ट्रांसपोज करने का मतलब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उसी को हम यहाँ पे सारा को लिख दिए हैं, कॉन्जुगेट वाले को भी अलग अलग तरीके से। थीटा का कहने का मतलब वही होता है ए थीटा, इन द सेंस यहाँ पे कहीं लिखे हैं क्या, अलग नोटेशन में लिखे नहीं है कहीं, यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे इस जगह। थीटा मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिखिए या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिखिए, फर्क नहीं पड़ता। समटाइम्स किसी बुक में ए स्टार भी लिखा हुआ आपका रहता है। ठीक है, ए स्टार भी लिखा हुआ रहता है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है समझने के लिए। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपल से क्या, कौन सा कंडीशन फॉलो करता है, ए आई जे बराबर ए जे आई, ए आई जे बराबर ए जे आई, तो आपके हो गए सिमेट्रिक। और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं किया तो नॉन सिमेट्रिक। नॉन सिमेट्रिक में आपके स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, इस तरीके से। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा। व्हाट अबाउट डायगोनल, तो डायगोनल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डायगोनल के लिए ये कंडीशन तो फॉलो करता है,
लेकिन नॉन डायगोनल के लिए ध्यान रखना, ए 1 2 कीजिएगा तो ए 2 1 सेम होना चाहिए, 1 3 के लिए 3 1 सेम होना चाहिए, 1 4 के लिए 4 1 सेम होना चाहिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मुझे बस इतना बता दीजिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रिवियल एंट्रीज कितना सारा होगा। हाउ मेनी ट्रिवियल एंट्रीज इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वाले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ऑर्डर 3 दैट इज 3 by 3 है, 3/n नहीं है यहाँ पे, 3/3 गलती से लिख दी है, ठीक है। 3/3 में टोटल नंबर ऑफ ट्रिवियल एंट्रीज कितना होगा? 6. तो 6. 6 हो जाएंगे, बिल्कुल सही, ठीक है, 6 हो जाएंगे। क्यों? ऊपर वाले ही तो देखना है ना, नीचे तो उस पर डिपेंड करते हैं। डायगोनल में 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, टोटल 6। या फर्स्ट में 3, उसके बाद 2, इसके बाद 1, सबको प्रोडक्ट तो करना है ना। यहाँ पे तो ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज ही तो पूछ रहे हैं, तो ऐड करना है, ठीक है। हाउ मेनी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हो जाएंगे इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्डर n? तो फर्स्ट में n, फिर हो जाएंगे n n n-1, n-2, n-3, इस तरह से 3 2 1, 3 2 1 सबको जब ऐड करेंगे तो n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएंगे, ठीक है। ये चीजें हो जाते हैं नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। तो 4 ट्रिवियल एंट्रीज के लिए घटा देंगे, नॉन ट्रिवियल के लिए इतना। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका n² टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब वैसे ही फिर यहाँ पे भी है, हाउ मेनी सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर फॉर्म्ड। तो वही वाली बात होगी, आपको पता है कि ऊपर वाले नीचे पे डिपेंड करेगा, तो इतने ही तो आपके इंडिपेंडेंट है, और कोई कंडीशन है ही नहीं। 3 एंट्रीज है तो 3 पर पावर n इंटू n प्लस 1/2, क्योंकि उतने ही तो एंट्रीज है आपके। नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल मतलब इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड नहीं करता है, राइट। ये चीजें, ये कुछ उसके प्रॉपर्टीज हैं, इसे आप देख सकते हो नोट्स में भी। ये कोई खास इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, कोई कोई खास क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज तो होता ही है, हल्का फुल्का, वो तो हम लोग क्वेश्चन में भी देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो कि मेरे नहीं बताने पे नहीं होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाता है, मतलब ए ट्रांसपोज बराबर अगर -a हो तो वो हो जाता है आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर ए ट्रांसपोज बराबर a है तो वो हो गया आपके सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज बराबर -a है वो आपके क्या हो गए, स्क्यू सिमेट्रिक। इतना तो क्लियर है। ठीक है। हम्म हम्म। हाँ, ये वाले क्वेश्चन बनाइए तो, ये वाले क्वेश्चन। How many skew symmetric matrices are formed of order n with entries 0 1 2 -1 and 3? सर ऑर्डर n कोई भी वैल्यू हो सकता है। ऑर्डर, ऑर्डर n पे ही बोलिए, ऑर्डर n के लिए है ना। n कोई भी वैल्यू हो सकता है। हाँ, n कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो आंसर भी आपका n में ही रहेगा। n नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर 1 के लिए तो खैर ये क्वेश्चन नहीं है। 2 3 4 5 लीजिए, 1 के लिए तो एक ही एंट्रीज आएंगे, 1 के लिए भी कर सकते हैं बट एक ही एंट्रीज आएंगे। खैर n पे ही आंसर कीजिए ना। तो 3 to the power n into n plus 1/2, कितना, 3 to the power n into n plus 1/2। माइनस होगा, माइनस माइनस माइनस, प्लस नहीं होगा ना, क्योंकि डायगोनल तो इसको सिमेट्रिक के लिए फिक्स है 0।
यस सर, 3 की पावर n इंटू n माइनस 1/2 आ रहा है। हाँ, तो ये सही है ना? यस सर। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ऊपर ही जाने वाला है, हाँ इसको सिमेट्रिक में ठीक है, डायगोनल जो है ना, फिक्स है फिक्स है। हाँ, वो ऐसा होगा। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, इसको एक बार। चलिए, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे भी लिखें, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये सिमेट्रिक होता है और इसको देखेंगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज बराबर ए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ओके, अब आता है लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कहने का मतलब होता है बहुत सारे आपको मैट्रिसेस चाहिए होंगे, एक मैट्रिसेस में लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, एक मैट्रिसेस में लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होता है, आपको मैट्रिसेस का कलेक्शन चाहिए, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे लीनियर। फिर ऊपर वाला एग्जांपल बता देंगे, इसका इसके सिमेट्रिक वाला जो अभी क्वेश्चन किया था। ये वाला, नहीं नहीं, इसके ऊपर हाँ ये बिल्कुल यही। ये हाँ, डायगोनल एंट्रीज का जीरो समझ में नहीं आया। डायगोनल एंट्रीज तो जीरो नहीं समझ में आया। इसको सिमेट्रिक है ना, तो इसको सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है? ए ट्रांसपोज माइनस ए तो उसके एंट्रीज का कंडीशन क्या होगा? इज माइनस ए। यस। ठीक है कि नहीं? डायगोनल क्या होता है? सेम होता है ना। तो क्या निकल के आया? तो यहाँ से क्या निकल के आया? ओके ठीक है, ओके ओके। एक्चुअली मैं -1 और 1 भी कंसीडर कर रहा था, बिकॉज ए अगर ए आई जे माइनस ए जे आई, हाँ तो दैट मीन्स कि डायगोनल भी उसको वेरीफाई कर रहे थे। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो नहीं, वो तो मतलब उधर के लिए चला जाएगा नॉन डायगोनल के लिए, लेकिन डायगोनल के लिए वो जीरो हो जाएगा। सिमेट्रिक में डायगोनल में इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इसको सिमेट्रिक में इम्पैक्ट पड़ता है, वो जीरो हो जाता है। ओके। ठीक है, नहीं नहीं देते नोट्स में ही तो रहेगा। हाँ, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हम क्या बोल रहे थे अभी, कि बहुत सारे मैट्रिसेस हैं। अब डिपेंड करता है लीनियर कॉम्बिनेशन आप किस फील्ड में बनाते हो। अगर हम लोग रियल फील्ड में बोले तो स्केलर्स हम लोग रियल नंबर सिस्टम से लेंगे, कॉम्प्लेक्स फील्ड में बोलेंगे तो स्केलर्स हम लोग कॉम्प्लेक्स सिस्टम से लेंगे। ठीक है ना? तो कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग जितना मैट्रिसेस है उतना स्केलर पिक करते हैं, एक एक मैट्रिक्स को एक एक स्केलर से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके ऐड करते हैं। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे मैट्रिसेस क्या है, ये कॉम्बिनेशन आपके फंक्शंस के भी हो सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन आपके वेक्टर के भी हो सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए सॉल्यूशंस, ये अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। ओडीपीडी में आपके सॉल्यूशंस के साथ होते हैं, इसमें वेक्टर स्पेस में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर्स होंगे। ओडी में लीनियर कॉम्बिनेशन पे फंक्शंस भी यूज होते हैं, जो कि यूनिट 2 में भी आपके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है, सब में सेम डेफिनेशन ही होता है। उसमें फंक्शंस ले लेंगे मैट्रिक्स की जगह, सॉल्यूशन ले लेंगे, वेक्टर ले लेंगे मैट्रिक्स की जगह। ठीक है, ये चीजें हैं। तो जितने सारे आपको वेक्टर्स, फंक्शंस, मैट्रिक्स, सॉल्यूशन है, सबको एक एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके, मतलब प्रोडक्ट करके ऐड कर देना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन। स्केलर्स अगर आपके कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर ये स्केलर्स आपके रियल नंबर सिस्टम से है तो रियल लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस तरह से इसका नामकरण होता है। और ये भी आपके क्या करते हैं, सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर ऑल मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी सिमेट्रिक होगा। ऑल मैट्रिसेस आर इसको सिमेट्रिक, तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी आपके इसको सिमेट्रिक होंगे, क्योंकि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है, ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज,
तो बस उसी से हम लोग इसको ब्रेक करके यहाँ लाए और हमको फिर इसको ब्रेक करके यहाँ लाए और ये ऐसा हो गया। इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिसेस स्क्यूसिमेट्रिक, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक लीनियर कॉम्बिनेशन का डिफिनीशन होता है, चाहे किसी के लिए भी हो। चूंकि ऑल मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक है तो इस कंडीशन को फॉलो किया, तो पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन का ट्रांसपोज किए तो ये आ गया। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इज आल्सो ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ही तो है, ये पूरा का पूरा क्या है, इज ए न्यू टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ही है। किसी मैट्रिक्स को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ए मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे अगेन ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको सिमेट्रिक का लीनियर कॉम्बिनेशन इसको सिमेट्रिक होता है और सिमेट्रिक का लीनियर कॉम्बिनेशन सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये चीजें। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज दैट इज ए थीटा अगर ए के बराबर हो जाए तो हर्मिशियन, मतलब कॉन्जुगेट कीजिए ट्रांसपोज कीजिए ए के बराबर आना चाहिए तो हर्मिशियन। इसको हर्मिशियन ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अगर ए के बराबर आ जाएगा तो आपका इसको हर्मिशियन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये हो गया हर्मिशियन। हर्मिशियन बोलिए, हर्मिटियन बोलिए, अलग अलग जैसा आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ, ऊपर जो स्लाइड ऊपर गई है, यहाँ पे एक बार एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि जनरली हम लोग कॉम्बिनेशन में K1 x स्केलर और उसका 1 1 के साथ मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या ये ऑर्डर मैटर करता है? सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए। नहीं, मतलब कि जैसे हमारे वेक्टर्स दिए हुए हैं और उसके करस्पॉन्ड में कोई स्केलर दिए हुए हैं, हाँ, ठीक है, तो क्या स्केलर को उसी ऑर्डर में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर कहीं का भी कहीं कर सकते हैं? लाइक कहीं का भी कर A1 सकते हैं। A1 का K3 के साथ कर सकते हैं, A2 का K1 के साथ कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए ये स्केलर तो कुछ भी हो सकता है ना, यस, तो ये तो स्केलर कुछ भी हो सकता है, ये तो हम आपको समझने के लिए ताकि हम ऐसा लिख पाएंगे इसलिए ऐसे हम इसको ऐसा इंटरव्यू किए में हैं। क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो मैटर नहीं करता है। हम यहाँ पे K5 कर देंगे, यहाँ पे K7 कर देंगे या K10 कर देंगे, कोई मैटर नहीं करेगा, ओके, वो मैटर नहीं करेगा। दिस इज स्केलर। अभी इसके ये ऐसा लिखने का मतलब क्या होता है ना, तो आसानी से समझ में आए, बस यही चीज है ताकि हम उसको सीरीज में लिख पाए। बाकी ये कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आपको यहाँ K1 ही लिखना है, ना ना ना। ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसक्यू हर्मिशन क्या हो जाएगा, ए थीटा बराबर माइनस ए इसक्यू हर्मिशन, दैट इज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कीजिए माइनस ए। ध्यान रखिएगा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कीजिए या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कीजिए, सेम ही बात होता है। ठीक है ना, एक ही रिजल्ट देता है। तो इसक्यू हर्मिशन में क्या हो गया, ये कंडीशन दैट इज ए थीटा बराबर माइनस ऑफ ए, और हर्मिशन में क्या होगा, ए थीटा इक्वल टू ए। बस यही दोनों होता है। स्क्यू हर्मिशियन में जो होते हैं डायगोनल एंट्रीज होते हैं प्योरली इमेजिनरी या जीरो होंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज जो होते हैं वो रियल एंट्रीज होते हैं, प्योरली रियल होंगे। ठीक है, और स्क्यू हर्मिशियन में क्या होगा, या तो जीरो हो जाएगा या तो प्योरली इमेजिनरी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई डायगोनल एंट्रीज 1 प्लस आयोटा हो जाए और वो मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई मैट्रिक्स देता है और पूछता है कि ये बताइए सिमेट्रिक है, हर्मिशियन है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू हर्मिशियन है, तो डायगोनल एंट्रीज को एटलीस्ट एक बार जरूर चेक कीजिए। अगर डायगोनल एंट्रीज आपको ऐसा आ जाता है कि 2 प्लस 3 आयोटा, तो ना ही वो हर्मिशियन होगा ना ही वो स्क्यू हर्मिशियन होगा, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी या जीरो स्क्यू हर्मिशियन के लिए प्योरली रियल होना चाहिए आपके हर्मिशियन के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ा सा देखिएगा ना नोट्स को भी ऐसा आराम से, तो आपको ये चीजें दिखेगा। अब एक चीज यहाँ पे, एक सेकेंड, वेट एक सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ये नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिक्स देन ये वाले क्या होंगे, इसको आप आराम से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। मे बी, विल बी, सारा चीजें करके किया हुआ था। ठीक है, ये बड़ा बात नहीं है। प्रॉपर्टीज भी है, प्रॉपर्टीज भी इसके बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। इसको आप देखिएगा, ये नहीं, ये कोई खास नहीं है, इसमें भी कोई खास नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा समझते हैं, ये क्वेश्चन।
को अपना इमेज हटा रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज कोई खास नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि ए थीटा बराबर ए हर्मिशियन, ए थीटा बराबर माइनस ए स्क्वायर हर्मिशियन। ये हो गया हर्मिशियन, ये हो गए स्क्यू हर्मिशियन। कल के क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन। हाउ मेनी मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिसेस आर पॉसिबल ऑफ ऑर्डर एन विथ इंट्रीज। हर्मिशियन कितना पॉसिबल होगा, ध्यान रखिएगा। हर्मिशियन के लिए ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करना है, तो ध्यान रखिएगा ये ए माइनस आयोटा बी होता है, और आपको पता है ए थीटा इक्वल टू ए होता है, मतलब ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करने पे सेम होना चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करने पे सेम होना चाहिए। अगर हम लोग हर्मिशियन के लिए बात करेंगे इसके लिए, तो ए आई जे ये हो गया कॉन्जुगेट, और सेम होना चाहिए ट्रांसपोज भी, तो ए जे आई होना चाहिए। ट्रांसपोज कर दिए ए आई जे का ए जे आई ट्रांसपोज, और कॉन्जुगेट करने पे भी कॉन्जुगेट हटा दिया क्योंकि वही वाले आने चाहिए, तभी तो ए थीटा बराबर ए लिखेंगे, ठीक है। ये कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज करने पे सेम ही आना चाहिए, ठीक है। तो बताइए, कहने का मतलब हो गया ए 1 2 का कॉन्जुगेट ए 2 1 के जगह पे लिखिए आप। ये 1 2 तो रहेगा, ये 1 2 का कॉन्जुगेट ए 2 1 बराबर लिख दीजिए 1 2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। ये हो गया, या आप ऐसा लिख सकते हैं ए 2 1 का कॉन्जुगेट हो जाएंगे ए 1 2, ए 1 2 के जगह क्या करना है 2 1 का कॉन्जुगेट कर देना है। तो ये होने चाहिए बराबर, अगर बराबर है तो काम बनेगा। यहीं पे है, कहाँ गया हर्मिशियन वाला, एक झलक और देखना है तो और देख लीजिए हर्मिशियन के लिए, ठीक है। जे आई का आई जे, या आई जे का कीजिए तो ए जे आई, बात वही हुआ घूम फिर के, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, डायगोनल के लिए प्योरली रियल। तो मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन में, ये अच्छा क्वेश्चन है, कि यहाँ पे कितना सारा आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एंट्रीज है। कितना सारा हर्मिशियन पॉसिबल होगा, थोड़ा आराम से सोचिएगा एक क्वेश्चन, फिर हम फटाक से आगे बढ़ेंगे। आवाज ही नहीं आया आपका, कुछ बोल रहे थे। सर कंसीडर तो 6 ही एलिमेंट करेंगे ना। तो 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 4 की पावर n माइनस 1 इंटू n बाई 2। नहीं, फिर से दोबारा बोलिएगा, हम लिख लेते हैं कितना बोले। सर वो 4 नहीं होगा सर, वहाँ 6 होनी चाहिए, क्योंकि 6 एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे ना। अच्छा ठीक अदर है, वो उनका अदर देन आंसर है, डायगोनल। आप अपना आंसर ही बोलिएगा, पहले उनका भी सुन लेते हैं। हाँ बताइए, तो 2 कितना, की पावर n 2 पावर n इंटू 4 की पावर n माइनस 1, ऐसा, हाँ, इंटू में n बाई 2। अच्छा नो इनटू फिर में, हाँ ऊपर समझ गए पावर में। समझ गए, n2 में n माइनस 1/2 ऐसा, ठीक है, पावर यस, में। ये आप बोल रहे हो, हाँ। और एक और बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे आप, ये बताइए। सर अदर देन डायगोनल्स के लिए हम 6 एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्योंकि सर 3, हाँ सर, क्योंकि 3 प्लस आई जो है और -7 आई है, ये दोनों तो कंसीडर नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो आपका आंसर आएगा कितना, पहले वो बता दीजिए, फिर हम तब बताएंगे ना क्या सही क्या गलत है। सर यहाँ 4 की जगह 6 रहेगा सर, बस। आप ऐसा बोल रहे हो और ऐसा बोल रहे हो, यस सर। ये बोल रहे हो ना। और यस कोई, क्या इन दोनों के अलावा और कुछ आ रहा है। देखिए, डायगोनल में कौन कौन जाएगा, तो अगर हर्मिशियन बोलते हैं तो डायगोनल में तो पूरा रियल जाएगा। तो रियल कौन कौन है, प्योरली 1 2, बाकी कोई रियल है नहीं है, प्योरली रियल नहीं है। तो 2 पर पावर n तो होगा डायगोनल के लिए। अब बचता है आपके पास कितना, तो n इंटू n माइनस 1/2 एंट्रीज, क्योंकि बाकी तो कॉन्जुग ट्रांसपोज की वजह से गायब हो जाएगा। ट्रांसपोज भी लेना है तो ट्रांसपोज की वजह से n इंटू n माइनस 1, यानी कि ये वाले तो रहेंगे ही। अब बचता है 4 होगा या 6 होगा या कुछ और होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर 2 प्लस आयोटा ले रहे हो आप, तो इसका कॉन्जुगेट कम से कम आपके पास होना चाहिए। 1 मिनट, हम थोड़ा सा यहाँ पे कर रहे हैं।
ठीक है। अगर कुछ देर के लिए आप देखो यहाँ पे 2 प्लस आयोटा अगर आप ले रहे हो तो 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 2 माइनस आयोटा, कम से कम ये तो चाहिए होगा ना जी इसको करने के लिए। यस सर हाँ, तो 2 माइनस आयोटा है कहीं? है। तो जब आप इसे पिक करोगे तो ये वाले भी पिक हो जाएंगे, तो दो ऐसे हुए। अच्छा, 2 का कॉन्जुगेट तो 2 होता है, ये भी हो जाएंगे। 0 का कॉन्जुगेट 0 होता है, ये भी हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 हो गया। आई का कॉन्जुगेट माइनस आई, और माइनस आई का कॉन्जुगेट की जगह तो माइनस ऑफ माइनस आई, तो ये दोनों भी तो हो जाएंगे। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट नहीं है, इसके नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 कैसे होगा? ये नहीं होगा ना। अच्छा सात अच्छा, नहीं ये तो सर, ये -2 हाँ, प्लस ये आई नहीं नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। ना। -2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट होता है -2 माइनस आयोटा, है ना। -2 माइनस आयोटा, -2 माइनस आयोटा है कहीं? नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। तो हो गया 1 2 3 4 5 6, तो ये वाले आंसर हो जाएंगे। 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, जो 4 बोले थे वो आप कहाँ पे गलती किए, या आप क्या सोचे कि 4 बोले थे सर वो मैंने मुझे बताइए। रियल वाले नहीं कंसीडर करे, अच्छा 0 और अच्छा, 0 और 2, यस वो भी सर। तो आपका आ जाएगा, क्योंकि चलिए, तो अब यहाँ से पता चला ना कि अच्छा रियल वाले भी तो हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वही दे देगा, है ना। है ना। तो वो यस चीजें सर। हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं, कहते हैं बाद में हटा देंगे। ये उसी तरह से कर सकते हैं आप इजीली। उसी में से 3 बाई 3 4 बाई 4 करके, अब इतने सारे मैट्रिक्स कौन बनाने जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन के फॉर्म में। जैसे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज करके लिखे थे कुछ देर पहले, ए माइनस ए ट्रांसपोज करके। जैसे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, उसी तरह से लिख सकते हैं सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन के फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को। ठीक है, वो चीज है। ए प्लस ए थीटा हर्मिशियन में जाएगा, ए माइनस ए थीटा स्क्यू हर्मिशियन में जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग इधर देख लेंगे आइडम्पोर्टेंट, इनवॉल्टेंट, निलपोर्टेंट और ऑर्थोगोनल। निलपोर्टेंट अभी जैसे थोड़ा सा बोल रहे थे, ऑर्थोगोनल क्या होता है ये सारा। आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसका स्कोर करने पे खुद का ही मैट्रिक्स आ जाए, दैट इज ए स्कोर बराबर ए। अगर ए स्कोर बराबर ए, तो इसका मतलब ए एन बराबर भी ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए क्यूब करेंगे तो ए क्यूब में आएगा आपका ए स्कोर है, तो ए स्कोर ए है तो ए क्यूब ए स्कोर हुआ, और ए स्कोर आपका ए दे दिया। A4 करेंगे तो A का स्कोर हो जाएगा, A स्कोर आपका A दे दिया। इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स आइडम्पोर्टेंट है तो A पर पावर n कीजिए, वो रिटर्न में आपको क्या देगा? A ही देने वाला है। आइडम्पोर्टेंट अगर है तो पॉसिबल है कि वो या तो नल भी हो सकता है या आइडेंटिटी भी हो सकता है। सफिशियंट कंडीशन, दिस इज ओनली नेसेसरी कंडीशन बट नॉट ए सफिशियंट। ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है तो आइडम्पोर्टेंट होगा, आइडेंटिटी है तो आइडम्पोर्टेंट होगा। लेकिन अगर आइडम्पोर्टेंट है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो नल और आइडेंटिटी ही हो, इसके अलावे भी कुछ और हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारा मैट्रिक्स है जो कि आइडम्पोर्टेंट है बट वो ना ही नल है ना ही आइडेंटिटी है। तो दिस इज ओनली ए नेसेसरी कंडीशन बट नॉट ए सफिशियंट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। Null matrix and identity matrix are idempotent. Give me example of identity matrix which is neither a null matrix nor a identity matrix. Neither a null matrix मतलब ए स्कोर बराबर ए तो होना चाहिए, लेकिन वो नल और आइडेंटिटी नहीं हो, क्योंकि नल होगा तो जीरो का स्कोर जीरो। जीरो का स्कोर करने का मतलब जीरो इंटू जीरो नहीं कर रहे हैं, मैट्रिक्स कर रहे हैं, नल इंटू नल। या आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी करेंगे, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी। ठीक है, बट मुझे यहाँ चाहिए कि वो दोनों ही ना हो। तो एग्जाम्पल है ना, ये क्या, एक्स का स्कोर कीजिए तो ये हो जाएंगे आपके, ये वाले होंगे नहीं, ये तो नहीं होंगे, ये वाले होंगे, ये वाले बिल्कुल हो जाएंगे, है ना। इसका स्कोर करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ऐसे होंगे, बिल्कुल होंगे। इन शॉर्ट अगर हम लोग जनरल देखें तो 1/n टाइप से मिल जाएंगे मैट्रिक्स, जिसका स्कोर करेंगे n/n का, तो ये इजीली मुझे क्या दे देगा? आइडम्पोर्टेंट दे देगा। उसको हम यहाँ पे लिखे थे। ये वाले भी हो जाएंगे, ए स्कोर करने पे ए दे देगा, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे 1 करते हैं तो इसका स्कोर करने पे दे देगा। अगर हम लोग यहाँ 0 कर दे, यहाँ 1 कर दे, तो भी इसका स्कोर करने पे वही रिटर्न दे देगा। लेकिन 1 की जगह अगर 2 कर दे तो कभी नहीं देने वाला है। 1 की जगह 2 कर देंगे
नहीं देगा। 3 कर देंगे नहीं होगा, 3 का स्कोर में 9 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा वापस, 1 में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे ना हम जनरल बातें बताए थे। ए आई जे अगर एन लेते हैं, एन बाई एन मैट्रिक्स में वापस स्कोर करेंगे तो वो एन ही निकल के आ जाएगा। जैसे 2/2 3/3 का करेंगे तो ऐसा होगा 1/3 1/3 1/3, इस तरीके से 3/3। 4/4 में होगा तो 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, इस तरीके से मैट्रिक्स को हम लोग लिखेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओके। ये कुछ इसका प्रॉपर्टीज है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ए स्क्वायर बराबर ए है तो ए आइडम्पोर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे हम काम कर लेंगे। ये कोई खास नहीं है, खास ये सबको इग्नोर कर सकते हैं, खास नहीं है। ठीक है ना, जैसा हम नोट्स में अभी कर रहे हैं उस तरह से आप पढ़ लीजिएगा तो बेहतर होगा आपके लिए अभी फिलहाल के लिए। बहुत ज्यादा जो ये सब प्रॉपर्टीज है सिर्फ देख लेना है, बहुत ज्यादा ये नहीं है। ठीक है, अगर ए कोई आइडम इम्पोर्टेंट है तो आई माइनस ए भी आइडम इम्पोर्टेंट होगा, तो चेक कर लेते हैं। आई माइनस ए का स्कोर किए, रिटर्न में आई माइनस ए दे दिया तो आइडम इम्पोर्टेंट हो गया। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन फिर वही है, सेक्शन ए टाइप से आपका होगा, तो इसको थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 आर देयर फॉर विच ए टू द पावर 5 इक्वल टू ए। ध्यान रखिएगा, यहाँ ए आइडम्पोर्टेंट नहीं बोला है, बोला है कि ए पर पावर 5 करने पे ए आ जाता है। तो मुझे ये बताइए कि डायगोनल मैट्रिक्स इस टाइप का कितना सारा पॉसिबल है जिसका ए पर पावर 5 करने पे ए आता है। डायगोनल मांग रहा है, मतलब सिर्फ डायगोनल एंट्रीज होंगे, रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आपके 0 होंगे। डायगोनल में जब आप स्क्वायर कीजिएगा ना, ए स्क्वायर करिएगा या कुछ, तो वो उसी का स्कोर होगा, उस एंट्री का स्कोर होगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ द के साथ तो वो तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। डायगोनल का सिर्फ डायगोनल के साथ ही मल्टीप्लाई हो पाएगा, खुद के साथ ही हो पाएगा। अब सोच के देखिए, तो वो वाले यहाँ पे यूज करना है ना। जैसे कोई मैट्रिक्स है डायगोनल, अब A11 है, ये ए मैट्रिक्स है, जब ए स्क्वायर कीजिएगा तो A11 का स्क्वायर ही हो जाएगा। ए क्यूब कीजिएगा मतलब ए क्यूब, तो यहाँ पे A11 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज खुद के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और किसी के साथ नहीं जाएगा। ठीक है ना, रेस्ट ऑफ द के साथ तो 0 हो जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स डायगोनल है। तो 5 आना चाहिए, कितना? तो इस हिसाब से तो 5 आना चाहिए। मतलब 5? जितना हम करते हाँ मल्टीप्लाई जितना करते जाएंगे वैल्यू हमारी सेम होती जाएगी। 5 तो बहुत कम बोल रहे हैं, ज्यादा होगा। ए पर पावर 5 बराबर ए आना चाहिए, वैसा 3/3 का कितना सारा होगा। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? 3/3 का मैट्रिक्स मुझे चाहिए जिसमें कि कोई मैट्रिक्स चाहिए ए 3/3 का, जिसमें कि ए पर पावर 5 करने पे ए रिटर्न दे दे, ये कहता है सर आपको। इसमें तो सर वो आप बोलिए। सर इसमें तो सर वो बेसिक वाली प्रॉपर्टी ए पे पावर 5 माइनस ए करके फिर जब निकालेंगे तो फिर सर एक ए इक्वल टू 0 आ जाएगी, एक ए पे पावर 4 इक्वल टू सर कुछ और आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। जीरो तो और वन, जीरो तो सबसे सर पहले वहाँ देखिए 0 1 -1 माइनस आई प्लस आई आएगा ना, 5 हाँ एलिमेंट हो जाएंगे। हाँ, तो 5 एलिमेंट, चलिए ठीक है, तो हम वही बोलना चाह रहे हैं कि पहले आप एंट्रीज तो निकालिए जिससे कि इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कीजिएगा। तो वो एंट्री आपने निकाला है, कौन कौन सा एंट्री निकाला है कि एक 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, आई आएगा और माइनस आई आएगा, यही ना। यस सर, 5। तो 5 एंट्रीज आए, 5 एंट्रीज आए आपके पास, जिनसे ए पर पावर 5 करने पे वापस ए देगा, मतलब कि 0 पर पावर 5 0, इस पे 5 की जगह 1, -1 पर पावर 5 -1, आई पर पावर 5 आई, माइनस आई पर पावर 5 माइनस आई आ गया। अब 3/3 का बनाना है, तो आप कर लीजिए कितना प्लेसेस है और कितना एंट्रीज है, आंसर बताइए।
3 ऑर्डर में कितना प्लेस होगा आपके पास जिसको फिल प्लस करना है? 10 10 नहीं होगा। 60 नहीं सर, सर सर 3 3 to the power 5 Sir, 5 to the power 3. इंटीज पर पावर प्लेसेस होगा ना, तो 5 टू द पावर 3 होगा। उल्टा नहीं कीजिए, इंटीज पर पावर प्लेसेस Sir, होगा। 5 to the power 3 बोल रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब एक किसी ने 3 टू द पावर 5 भी बोला ना, इसलिए। ठीक है, तो आपके 5 टू द पावर 3 हो जाएंगे। ए पर पावर 5 है, ए डायगोनल है, तो ए बी सी हम मान लेते हैं ए पर पावर 5 करेंगे, A5 B5 C5 ए बी सी के बराबर। तो जब ए बी सी के बराबर दो मैट्रिक्स इक्वल, ए पर पावर 5 ए हो गया, तो ए का क्या क्या पॉसिबिलिटी मिला, तो 0 +-1 +-i 5 एंट्रीज निकल गया, 3 प्लेसेस से फिल करना है 5 पर पावर 3। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज कितना हो जाएगा, तो आपके हो जाएंगे यहाँ पे 5 पर पावर 3। अच्छा, अगर फील्ड आपका रियल बोले कि रियल फील्ड में वर्क करना है, प्लस माइनस आयोटा गायब हो जाएगा, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बनाएगा। तो उस केस में आपके पास 27 बनेंगे, क्योंकि 3 पर पावर 3 0 और +-1 इसी से काम करना होगा। ठीक है, अगर आपको बोलता है कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी चलेगा, तो हो जाएंगे 125। आपको बोलता है ओनली रियल मैट्रिक्स मुझे बताइए 3/3 का, तो हो जाएंगे आंसर 27। क्लियर है? तो जब मेंशन नहीं हो तो सर यहाँ एक चीज नहीं समझ में आया सर। हाँ बोलिए। सर ये डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है सर? सिंगल डायगोनल टाइप की मैट्रिक्स से जाएंगी, या मतलब ये ऑर्डर 3 का जैसे आप बता रहे, ये कह रहे थे, मतलब जैसे क्वेश्चन में ऑर्डर 3 है ना, कि ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स आएगी। डायगोनल होता है AIJ एंट्रीज होते हैं आपके 0 जब i नॉट इक्वल टू j, और यहाँ पे कोई भी एंट्रीज दे सकते हैं k जब i इक्वल टू j, ये होता है डायगोनल। ठीक है, सर उसको जब ऑर्डर से फील्ड मतलब मेंशन नहीं है, नहीं है, जब फील्ड उसको ऑर्डर मेंशन से नहीं है मतलब तो नहीं है। सर जब बोल, फील्ड मेंशन नहीं होता है तो रियल ही लेते हैं ना फील्ड अक्सर। मेंशन नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स लेंगे, रियल नहीं, क्योंकि मैट्रिक्सेस में कॉम्प्लेक्स भी यूज होगा। रियल एनालिसिस में ओनली रियल लेंगे, लेकिन अगर मैट्रिक्सेस में फील्ड मेंशन नहीं है तो हम कॉम्प्लेक्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, उसमें इसको रियल एनालिसिस में कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर फील्ड मेंशन नहीं है, अगर रियल एनालिसिस में कंसीडर करेंगे तो फिर हर्मिशियन, इसको हर्मिशियन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर फील्ड मेंशन नहीं है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स लेंगे और आंसर 125 करेंगे। तो ये हो गया डायगोनल, ये आपके कंडीशन है डायगोनल। अब डायगोनल में 3/3 ऑर्डर का बोल रहा है, तो ऑर्डर अलग चीज है, डायगोनल मैट्रिक्स अलग चीज है। दैट इज आपके डायगोनल में कहता है कि कुछ भी ले सकते हैं, बट आपको यहाँ A1 कर देते हैं, A2 कर देते हैं, और यहाँ पे A3 कर देते हैं। अब A1 A2 A3 डिपेंड करेगा आपका किस फील्ड में वर्क कर रहे हो, तो मान लेते हो जो भी फील्ड है आपका। ठीक है, जिसमें भी आप वर्क कर रहे हो उससे हम लोग लेंगे। बात क्लियर है? चलिए ठीक है, क्या ये समझ में आया आप? यस सर। ठीक है ना, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स आइडेंपोटेंट हो गया, ए स्क्वायर बराबर ए। अब आते हैं इनवॉलेटरी, जिसमें कि ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी। ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी है, तो एक आई और एक माइनस आई तो दो मिलेगा ही आपको इनवॉलेटरी। जैसे आइडेंपोटेंट में नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मिला था, उस तरह से मिलेंगे, लेकिन इनके अलावे भी और भी इनवॉलेटरी मिलते हैं। ठीक है, इफ ए इज इनवॉलेटरी मैट्रिक्स देन ए पर पावर की आइडेंटिटी मे बी ट्रू इफ के। क्या होगा, ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते थे जब क्लासेस लेते थे कि अच्छा इनवॉलेटरी में तो आई का वैल्यू 2 तो होगा ही, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर आई है, और ए इनवॉलेटरी है तो आई का वैल्यू के का वैल्यू 2 तो होगा ही होगा। ठीक है, क्या 2 के अलावे होगा? अगर ए आइडेंटिटी है तो उस केस में तो के का वैल्यू 1 2 3 4 सब काम कर जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर ट्रू। अगर ए क्या है, आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी पावर 1 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, रिटर्न में तो आइडेंटिटी ही देंगे। ठीक है, बट अगर आपके ए आइडेंटिटी नहीं है तो 2 तो आपके हमेशा होंगे। अगर 2 होंगे तो 4 भी होंगे, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी है, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, आइडेंटिटी का स्क्वायर वापस आइडेंटिटी देगा। इसका मतलब ये वाले ऑप्शन तो ऑलवेज ट्रू होंगे। अगर ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो इनवॉलेटरी में ए स्क्वायर आइडेंटिटी, आइडेंपोटेंट में ए स्क्वायर बराबर ए, ये दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब कुछ कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं खुद से भी। हाँ, अगर ए इनवॉलेटरी है तो जरूरी नहीं है सिर्फ आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी होगा, उसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ए स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी दे देता है। जैसे कि यही वाला देखिए,
ये इनवॉलेटरी है क्योंकि स्कोर करने पे आपका आइडेंटिटी दे दिया। तो क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं। क्या ये माइनस ऑफ आइडेंटिटी है, नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी है? नहीं। लेकिन फिर भी इनवॉलेटरी है। इसका मतलब दिस इज ओनली नेसेसरी कंडीशन कि आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी होना। ठीक है, इसके अलावा भी हो सकता है। नील पोटेंट, नील पोटेंट कहने का मतलब ए पर पावर के इक्वल टू नल हो जाना, ए पर पावर के इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो जाना। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? नील पोटेंट। लेकिन नील पोटेंट अपने साथ हमेशा इंडेक्स लाता है। तो इंडेक्स क्या होता है? एक जो के होता है उसी को इंडेक्स बोलेंगे। अब खुद सोच के देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर नल हो गया तो 100% होगा कि ए क्यूब भी नल होंगे, A4 भी नल हो जाएंगे, A5 भी नल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नल मैट्रिक्स के साथ अगर ए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नल इंटू ए वापस नल, ए क्यूब भी नल। तो इंडेक्स क्या कहता है? इस के को इंडेक्स कहते हैं। तो के को इंडेक्स कहते हैं तो कौन सा इंडेक्स होगा? 2 3 4 5। तो फिर यहाँ पे कहता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर के, जो सबसे छोटा वाला पॉजिटिव होगा। तो 5 6 7 8 में सबसे छोटा वाला कौन है? 2। इससे छोटा अगर नहीं है आपके पास तो ये 2 इंडेक्स होगा, बड़ा वाला से मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो सबसे छोटे वाले होंगे उसे कल हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स हम लोग क्या कहेंगे? के को कहेंगे इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंडेक्स कहेंगे। सबसे छोटा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंडेक्स कहेंगे। समझ में आ रहा है? ये चीजें हैं। ओके, तो जैसे यहीं पे क्वेश्चन दिए थे, अब जैसे यहीं पे है, बताइए इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स क्या होगा। तो इसका स्क्वायर करने पे नीलपोटेंट आ गया तो इंडेक्स 2। ए इन 0 है? नहीं है, तो इंडेक्स 1 तो नहीं होगा, ए स्क्वायर में आ गया। इसमें देखिए ए स्क्वायर में नल नहीं दिया लेकिन ए क्यूब में नल दे दिया, तो आपका इंडेक्स हो जाएंगे 3। ठीक है, इसमें ये कभी भी ए पर पावर के करते जाइए, नल मैट्रिक्स आएगा ही नहीं क्योंकि डायगोनल में एक 5 बैठा हुआ है। तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगा, नॉट ए नीलपोटेंट। जब भी किसी मैट्रिक्स को कहेंगे कि तुम क्या हो, नीलपोटेंट है, तो वो हमेशा अपने साथ इंडेक्स रखता है। ध्यान रखिएगा, अगर नीलपोटेंट है तो इंडेक्स होगा, अगर नीलपोटेंट नहीं है तो इंडेक्स भी नहीं होगा। ठीक है, वो चीजें हैं। A is nilpotent matrix then K will be nilpotent matrix where K is any scalar। हाँ, K भी आपका क्या हो जाएगा? nilpotent। उसी को समझा है, अगर nilpotent है तो इंडेक्स R होगा, इसका मतलब A पर पावर R होगा। तो अगर ऐसा लिखेंगे तो A पर पावर R 0, नल मैट्रिक्स के साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो K भी nilpotent होगा, उसका भी इंडेक्स क्या हो जाएगा? R ही होगा, जो कि इंडेक्स ऑफ A के बराबर है। ये सब कुछ छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है, ये आप देख सकते हो, एक बहुत बड़ी बात फिर नहीं। इंडेक्स निकालने के लिए नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज में 1 ऐड कर देंगे, अगर डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है तो अब तो वो आ डिपेंड जाएगा। करेगा कुछ क्वेश्चन पे भी। इतना आप पता है कि मैक्सिमम इंडेक्स ऑर्डर के बराबर होगा। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन कैसा है, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज, उस पर भी डिपेंड करता है। डायरेक्टली ये बात नहीं बोल पाएंगे हम, लेकिन कि हाँ इस पे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं। हाँ, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें कि कैसा क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था तो कर दिया, लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा दे दे जिससे लगे कि अच्छा सम पावर के बाद नल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो फिर तो अलग बात है। जैसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली अपर स्ट्रिक्टली लोअर, ये सब हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन डिपेंड करता है इंडेक्स कितना होगा, हाईएस्ट ऑर्डर के बराबर जाएगा। और अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो मिनिमम इंडेक्स 1, मिनिमम इंडेक्स 2 होगा। और अगर जीरो मैट्रिक्स है तो इंडेक्स 1 होगा। नल मैट्रिक्स का इंडेक्स 1 होता है क्योंकि ए पर पावर 1 करने पे ही आपको नल दे देगा, क्योंकि ए पर पावर 1 ए होंगे, ए नल है तो नल हो गए। ठीक है, नहीं तो जनरली नॉन जीरो मैट्रिक्स का इंडेक्स 2 होता है। बाकी आपके क्वेश्चन पे ही डिपेंड करते हैं बेसिकली। ये दो मैट्रिक्स लेते हैं, निलपोटेंट है तो ए प्लस बी का इंडेक्स क्या होगा? दोनों को जोड़ के घटा देंगे, ये हाईएस्ट जाएगा, कहता है ये हाईएस्ट, उससे कम भी हो सकते हैं। ये तो कोई खास नहीं है, इसको हटाते हैं। हाँ, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ए और बी निलपोटेंट मैट्रिक्स है, कॉम्यूट अगर करता है तो, कॉम्यूट मतलब ए बी बराबर बी ए, अगर कॉम्यूट करता है तो इंडेक्स क्या हो जाएंगे? दोनों का मिनिमम, जो भी मिनिमम हो। लेकिन अगर कॉम्यूट नहीं करता है, ठीक है, तब ए और बी दो निलपोटेंट है, देन ए बी इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो डिपेंड करेगा, अगर कॉम्यूट करता है तो फिर तो हो जाएंगे फटाक से,
अगर कॉम्प्यूट नहीं करता है तो उसको हम लोग अलग टाइप से निकाल सकते हैं, दोनों में मिनिमम ले लेंगे। अच्छा, एक सेकेंड, अगर कॉम्प्यूट करता है, यहाँ भी तो कॉम्प्यूट लिख ही दिए तभी तो मिनिमम ले रहे हैं। और अगर कॉम्प्यूट नहीं करे तो नहीं बोल पाएंगे, तब तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इंडेक्स डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे। और अगर कॉम्प्यूट कर जाए तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम, उसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं। और अगर कॉम्प्यूट ना करे तो क्या होगा, एक सेकेंड, एन टाइम कहने का मतलब ए बी ए बी ए बी ए बी एन टाइम। इसे हम लोग लिख सकते हैं बी ए बी ए, बी ए का इंडेक्स बता सकते हैं, ए बी का नहीं बता पाएंगे। ए और बी अगर नील इंपॉर्टेंट है तो बी ए का बता सकते हैं कि बी ए बी ए बी ए बी ए टाइप से हो जाएंगे। नहीं, बी ए का भी बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। ए बी का पता है तो ही बी ए का बता सकते हैं, अगर ए बी का नहीं पता है तो बी ए का भी नहीं बता पाएंगे। नहीं, एंटी कॉम्प्यूट करेगा, इंडेक्स नहीं बोल पाएंगे, डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे। इफ ए एंड बी इज nilpotent मैट्रिक्स, इफ ए बी इज nilpotent, हाँ यही हम बोलना चाह रहे थे, अगर ए बी आपको nilpotent दिया तो बी ए के बारे में बोल पाएंगे, क्योंकि उस केस में क्या करेंगे, प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करके हम बी ए बना सकते हैं, तो बी ए पर इंडेक्स जो हो जाएगा n+1 हो जाएगा। अगर ए बी का n है तो बी ए का कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। ठीक है, एक बढ़ जाएगा, इसका इंडेक्स एक आपका इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज है, इसको आप देखिएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, इसे एज एक्सरसाइज दिए थे हम, एक्सरसाइज क्या हम उसके बाद नेक्स्ट में सॉल्व भी कर दिए थे कि इंडेक्स क्या होगा। ए आपके जो है ये रो मैट्रिक्स है, बी आपके कॉलम मैट्रिक्स है, तो बताइए ए बी और बी ए का इंडेक्स क्या होगा। तो ए बी का इंडेक्स हो जाएगा आपका 1/1 का बन जाता है, इसका इंडेक्स आपका हो जाएगा अगर ए बी का वैल्यू अगर ये निलपोटेंट है तो इंडेक्स 1 होंगे, नहीं तो निलपोटेंट नहीं है तो इंडेक्स नहीं होंगे। बट बी ए का इंडेक्स जो है ना हमेशा आपका 1 जाएगा, बी ए का इंडेक्स, बी ए का, एक सेकेंड, इंडेक्स बी ए का 1 हो गया, और एक जगह से यहाँ से एक जगह से लेस देन इक्वल टू 1 भी तो जाएंगे, लिखे नहीं है। इसको देखते हैं, एक सेकेंड, ए बी, एक काम कीजिए, इसको हम अभी फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, आप लोग थोड़ा सा करके लाइएगा, ठीक है ना। 1/1 में, व्हाट अबाउट 1/1, 1/1 में क्या करना, जितना भी इसके मैट्रिक्स है, जैसे 1/1 ए बी, तो ये वाले इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये वाले इसके साथ होंगे, ये वाले इसके साथ होंगे, अगला वाला अगला अगला, और सबको ऐड करेंगे तो 1/1 का बनेगा। 1/1 के सारे को ऐड कर देंगे। अगर इसके एक नन जीरो A1 में है तो A1 तो B1 के साथ जाएंगे, है ना, A2 B2 के साथ जाएंगे, A3 B3 के साथ जाएंगे। तो वही वाली बात हो गई, अगर ए आई बी आई अगर नन जीरो है तो पक्का इंडेक्स 1, क्योंकि 1/1 का है। और अगर ए आई बी आई अगर जीरो है फॉर ऑल आई के लिए, अगर फॉर ऑल आई के लिए, तो फिर आपका इंडेक्स कितना हो जाएगा, अगर ये जीरो हो गया तो फिर तो इंडेक्स आपका हो जाएगा 1। और अगर ये जीरो नहीं हुआ तो फिर आपके निलपोटेंट ही नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कंडीशन हो जाता है, अगर जीरो हो गया तो निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा इंडेक्स 1, क्योंकि नल मैट्रिक्स बन जाएगा। और अगर जीरो नहीं हुआ तो फिर आपको वो निलपोटेंट नहीं होगा, क्योंकि 1/1 का है। और 1/1 में जैसे 3 आ गया कोई मैट्रिक्स है, तो आप स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, 3 का 9 होगा, 9 का 27 होंगे, कभी भी आपका नल नहीं आने वाला है। ठीक है, वही बात है, 1/1 है, ध्यान रखिएगा। अगर ये जीरो नहीं हुआ तो निलपोटेंट ही नहीं होगा, और अगर ये जीरो हो गया तो इंडेक्स 1 का होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया कहने का मतलब हो गया कि ये नल मैट्रिक्स बन गया 1/1 का, और 1/1 का नल मैट्रिक्स तो इंडेक्स 1, क्योंकि जो भी मैट्रिक्स होंगे पावर 1 करेंगे, ये वापस ए आएगा और ये नल है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसी तरह से बी ए, तो बी ए जो आपके बनेंगे ये बनेंगे आपके 40/40 के, कितना 40/40, तो हम पूरा 40/40 को मेंशन किए। अगर एटलीस्ट एक भी A1 और B1 नन जीरो है, एक भी A1 और B1 नन जीरो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हैं क्या, दोनों को दिखे हैं, ये इतना इतना नन जीरो मैट्रिक्स, इनमें से कोई एक नन जीरो है और इनमें से कोई भी एक भी नन जीरो है, तो ये वाले नन जीरो इनके नन जीरो से तो प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट AI BJ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखिए
A1 हर किसी के साथ जा रहा है, A2 हर किसी के साथ जाएगा, A3 हर किसी के साथ जाएंगे। इन शॉर्ट देखिए A1 पूरे B1 से लेकर B40 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर एटलीस्ट एक AI नॉन जीरो BI नॉन जीरो, तो इन 40/40 में से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो। अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो तो इंडेक्स आपके हो जाएंगे 2, 1 से तो बड़े हो जाएंगे क्योंकि नल मैट्रिक्स का ही 1 होता है। इंडेक्स हो जाएंगे आपके 2, ठीक है। या 2 से ज्यादा बोल सकते हैं, नहीं 2 से ज्यादा नहीं जाएगा, इंडेक्स आपका हो जाएगा 2, ठीक है। मे बी आपको लगेगा 2 से ज्यादा, बट वो आप जब ये करेंगे, क्या बोलता है कि स्क्वायर करेंगे तो सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हो जाता है, इंडेक्स हो जाएगा आपका 2। और अगर ऑल ऑल इंटीज तो नहीं होगा, इंडेक्स इसका 0 1 पॉसिबल है, पॉसिबल कभी नहीं है, इंडेक्स इसका हमेशा होगा 2। सर आप और जो हाँ, लिखे हैं P1 P2 ये तो वेक्टर है ना लेफ्ट कौन साइड में। सा मैट्रिक्स है? कॉलम ये मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, अभी वेक्टर नहीं कर रहे हैं। दिस इज अवर रो मैट्रिक्स, एवरी रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स इट्स इज आल्सो ए रो वेक्टर कॉलम वेक्टर, बिल्कुल नहीं मैट्रिक्स सर है, वो लेकिन आप इसे वेक्टर भी बोल सकते लेफ्ट साइड में जो आप नीचे नीचे लिखे हैं जो मल्टीप्लाई किए हैं, देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं PA इक्वल टू हैं। एक हाँ रो रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर को, तो वहाँ हाँ, जो उसमें उसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हैं P1 P2 वो सब तो एक वेक्टर है ना। नहीं नहीं, ये एलिमेंट है, जस्ट एलिमेंट, ये वाला हाँ ये एलिमेंट है, रियल नंबर से हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर से हो सकता है। फिर तो उसको मल्टीप्लाई करके आप राइट साइड में लिखे हैं 40/40 का जो मैट्रिक्स। हाँ, तो 40/40 ही ना होगा, BA का ऑर्डर कितना होगा और क्या होगा? ये आपके कितना बाय कितना का, ये बताइए। 40/1 का है और ये 1/40 का है, तो पहला का ओके कॉलम दूसरे को रो कैंसिल हो जाएंगे, तो 40/40 है ना बचेगा। यस सर सर वो मैं सोचा ना कि 40/1 उधर 40 और उल्टा कर नहीं नहीं नहीं, सोच के। वो तो ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये चीजें नहीं, इसका इंडेक्स या तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, ऐसे का होता है। लेकिन इसका इंडेक्स क्या ये हमेशा निलपोटेंट होगा, हम ये सोच रहे हैं, तो हमेशा निलपोटेंट नहीं होगा। क्यों? अगर ये वाले नन जीरो आ गए लाइक एज 1, तो फिर तो खुद भी स्कोर कीजिए, ये तो 1 1 1 1 देते जाएगा, तो फिर निलपोटेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अगर निलपोटेंट है तो इंडेक्स आपके ग्रेटर देन 1 होगा, इतना तो 100% है कि BA नल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? एक भी B1 या एक भी A1 नन जीरो तो है, एटलीस्ट नन जीरो है, क्योंकि दोनों ही नन जीरो मैट्रिक्स हैं। अगर ये वाले नन जीरो है, ये वाले नन जीरो है, तो A2 B3 का मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। A2 B3 का ये नन जीरो है, तो ये A मैट्रिक्स नन जीरो है, तो कम से कम A का इंडेक्स तो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो गया ना, क्योंकि नन जीरो है, जीरो का ही 1 होता है, तो ग्रेटर देन 1 तो 2 होंगे या 2 से बड़ा होंगे, ठीक है। और 2 से बड़ा भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो डिपेंड करने लगेगा नीचे वाले पे। जैसे आप स्कोर करोगे वो खत्म हो जाएगा, जैसे स्कोर करोगे सारा खत्म हो जाएगा। तो 2 ही होता है, और नहीं तो फिर निलपोटेंट नहीं होगा। अगर एक भी नन जीरो नहीं हुआ तो निलपोटेंट नहीं होगा। अब एक भी नन जीरो नहीं हुआ, इसका मतलब कौन सा डायगोनल वाला की बात कर रहे हैं। जैसे डायगोनल में B1 A1 जीरो नहीं हुआ, बस खत्म, निलपोटेंट ही नहीं होगा। और अगर निलपोटेंट होगा तो इंडेक्स कितना होगा इसका? 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक काम करते हैं ना, अभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बचा था, फिर ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाता। यूनिटरी मैट्रिक्स, फिर आ जाएंगे इक्वल मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ये बहुत सारा डिटरमिनेंट, फिर डिटरमिनेंट चल जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे 7 लेक्चर। कल 10 लेक्चर तक कंप्लीट कर देंगे, आज 15 मिनट लेट से स्टार्ट किए थे ना, तो आज का क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। थोड़ा सा आज कल जो है ना, कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे PYQ। कल लगभग 7 हुआ ना, कल हम लोग 17 18 लेक्चर तक चल जाएंगे और फिर PYQs करेंगे। इससे रिलेटेड जो बच गया था 2024 से स्टार्ट करते, नहीं तो लेटेस्ट वाले ज्यादा फायदा रहेगा, हम देख लेंगे। और थोड़ा सा हम पहले नोट्स को रेडी कर लेंगे PYQs वाले, तो वो अच्छा रहेगा। कम से कम 6 7 इधर जाएंगे, फिर PYQs कर लेंगे, ठीक है ना। ये आप लोग कम से कम इसको देख लीजिएगा 10 लेक्चर तक, थोड़ा सा जो भी देखें तो ठीक है, दोबारा से फिर हम इससे कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें है अभी ओके बहुत सर। सारा, है ना। और कल कल 15 तक करके वो कल हो जाएगा। कल PYQs हम रेडी करते हैं, 10 PYQs रेडी करते हैं, जो 15 लेक्चर तक में से हो तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह से फिर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन होना भी चाहिए, तभी तो अच्छा लगेगा। हाँ, इधर 7 8 9 लेक्चर हो जाएंगे, 15 मिनट स्टार्ट होगा पहले, फिर उधर भी हम लोग कर लेंगे PYQ।
चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक ही रखते हैं।